काले कपड़ों पहने ये लोग हत्यारे थे और वे अपने काम में काफी माहिर भी थे। अध्यक्ष नालान का चेहरा ठंडा पड़ गया और उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी दूसरे भाई कि तुम्हारी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होंगी। हमेशा दूसरों के अधीन रहने के कारण क्या मुझे महत्वाकांक्षा रखने की अनुमति नहीं है? मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित किए जाने से तंग आ चुका हूं, अध्यक्ष दुवानमू ने घृणा के साथ कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी प्यारी बेटी की शादी उस नाकाबिल इंसान से कर दूंगा? आज वह दिन है जब प्रथम वाणिज्य मंडल का पुनर्गठन किया जा रहा है। पूरा प्रथम वाणिज्य मंडल अब डार्क फीएंड पवेलियन के हथियारों से घिरा हुआ है। भाई, तुम्हें बस आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। मैं बाकी लोगों की जान बख्श सकता हूं। इस बार डार्क फीएंड पवेलियन ने काफी लोगों को भेजा था, जिससे अध्यक्ष नालान का पक्ष बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। तभी एक मोहक आवाज गूंज उठी। डार्क फीएंड के डिप्टी पवेलियन मास्टर, तुम्हारा डार्क फीएंड पवेलियन मेरे क्षेत्र में इतना अहंकार दिखा रहा है। क्या तुम्हारे पवेलियन मास्टर को ये बात पता है? उनके बर्फ जैसे सफेद ब्रोकेड रोब ने उनके अद्वितीय आकार को और निखार दिया था, और उनका चेहरा, जो एक स्नो फेरी की तरह सुंदर था, सांसें रोक देने वाला खूबसूरत था। हत्या को अंजाम दे रहे डिप्टी पवेलियन मास्टर ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा कि कोई बड़े मुंह वाला व्यक्ति होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बेकार क्राउन प्रिंस होगा। अध्यक्ष दुवानमू ने कहा, प्रिंस क्षुए, हालांकि आप और नालान यू दोस्त हैं, लेकिन यह आखिरकार मेरे पहले मर्चेंट गिल्ड का आंतरिक मामला है। कृपया हस्तक्षेप न करें। भले ही मैं भविष्य में पहले मर्चेंट गिल्ड का नियंत्रण अपने हाथ में ले लूं, मेरा पहला मर्चेंट गिल्ड फिर भी अपने तक ही सीमित रहेगा और शाही परिवार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। केयान ओक्सुए ने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह प्रथम वाणिज्य मंडल का आंतरिक मामला है, तो आपने डार्क फीएंड पवेलियन को क्यों आमंत्रित किया? डिप्टी पवेलियन मास्टर ने उपहास किया, तुम सिर्फ एक बेकार क्राउन प्रिंस हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ रॉयल स्तरीय गार्ड हैं तो तुम हमारे सामने अहंकार दिखा सकते हो। भले ही हम तुम्हें मार दें, केयान ओक्सुए राज्य का सम्राट, शायद मेरे डार्क फीएंड पवेलियन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। केयान ओक्सुए के पीछे अचानक एक खूनी आभा प्रकट हो गई। इस अप्रत्याशित हत्या के प्रयास के साथ डार्क फीएंड पवेलियन ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का फैसला कर लिया था। जैसे ही डार्क फीएंड पवेलियन के लोग अपनी चाल चलने वाले थे, एक ठंडी आवाज गूंज उठी। स्वर्गीय प्रगाढ़ मोहर। एक ही झटके के साथ हड्डियों को चकनाचूर करने की भयानक शक्ति को समेटे हुए एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, अनगिनत औषधीय सुइयां हवा में उड़ गईं। पफ। यदि त्वचा किसी दवा की सुई से कट जाती है तो जहर फैलना तय है। बैंग। डार्क फीएंड पवेलियन का रॉयल स्तरीय विशेषज्ञ इस प्रकार समाप्त कर दिया गया। भीड़ ने एक ऐसे लड़के को देखा जो एक परी जैसा दिखता था, जिसकी साफ और मासूम हल्की हरी आंखें थीं, जैसे दुनिया से बेखबर कोई सीधा साधा लड़का हो। बेशक, उस निर्दयी चाल ने सभी को यह एहसास करा दिया था कि यह युवक निश्चित रूप से उतना हानिरहित नहीं था जितना वह दिखाई दे रहा था। किसी ने उसकी पहचान को पहचान लिया, घोस्ट डॉक्टर मूशी। घोस्ट डॉक्टर वास्तव में आ गए हैं। हिम महाद्वीप में एक प्रतिभाशाली के रूप में मू चियांशी की प्रतिष्ठा कई लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय है। हिम महाद्वीप में घोस्ट डॉक्टर मूशी के नाम से डर है, इसलिए इस बार वह यहाँ मूशी की पहचान का उपयोग करके आई थी। घोस्ट डॉक्टर पवेलियन की गोलियां और धन को कम नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन घोस्ट डॉक्टर के क्लिनिक का गुप्त व्यवसाय सबसे भयानक है, जिसमें हर तरह के अजीब और अद्भुत जहर शामिल हैं जो रीढ़ में सिहरन पैदा कर देते हैं। डार्क फीएंड पवेलियन के डिप्टी लीडर ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी, घोस्ट डॉक्टर, इसमें शामिल होने जा रहे हैं? नालान यू मेरा दोस्त है और मुझे यकीन है कि स्नो सिटी में हर कोई यह जानता है। अगर तुम मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो घोस्ट डॉक्टर, भले ही नर्क का राजा भी सहमत हो जाए, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। मू चियांशी की आंखों में एक तेज चमक कौंध गई। डिप्टी पवेलियन मास्टर ने हंसते हुए कहा, एक सीधा साधा लड़का जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, उसका मुंह काफी बड़ा है। जरा मुझे ये देखने दो कि तुम्हारे घोस्ट डॉक्टर पवेलियन में वास्तव में कितनी ताकत है। ये सिर्फ एक नया खुलाफा में सी था। भले ही वे बड़ा दिखावा कर रहे थे, फिर भी उनकी नींव उथली थी। उसे विश्वास नहीं था कि उनमें वास्तव में कोई वास्तविक क्षमता है। नालान यू जल्दी से उसके पास खड़ा हो गया। यद्यपि उसे पूरा यकीन था कि जब उसने उसे इस तरह के लिबास में फिर से देखा था तो उसने मू चियांशी को पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसने कोई गलती नहीं की है। केयान ओक्सुए ने खतरनाक तरीके से कहा, शाओ तसिसी, तुम्हें किसी और के चेहरे का उपयोग करते हुए देखकर मेरा मन कुछ करने का कर रहा है। तुम्हारा क्या सुझाव है कि हमें क्या करना चाहिए? वह लड़का वाकई बहुत उपयोगी है। यहाँ तक कि शाओ तसिसी के वेश ने भी उसे इतना परफेक्ट दिखा दिया था। शाओ तसिसी, क्यों न तुम अब से मेरा भेष धर लो? मैं उस लड़के से ज्यादा सुंदर हूँ। घोस्ट डॉक्टर मूशी ऐसा ही है जो उसे अधिक उपयोगी बनाता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से है, इसलिए इसे भूल जाओ।
मुचियानशी ने अपना सिर हिलाया और कहा। अध्यक्ष दुवानमू और हत्या के डिप्टी लीडर के चेहरे हरे पड़ रहे थे। इस स्थिति में भी वे तीनों बातचीत करने के मूड में थे। मिस दुवानमू ने कहा, ब्रदर यू, जब तक तुम उस लड़के को मार डालोगे, मैं पिता से तुम्हें जाने देने के लिए कहूंगी। तुम अभी भी पहले मर्चेंट गिल्ड के यंग मास्टर बने रहोगे, और जब पिता जाने देने के लिए तैयार हो जाएंगे तब भी तुम पहले मर्चेंट गिल्ड के उत्तराधिकारी बन सकते हो। नालान यू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। नालान यू ने कभी दूसरों से खैरात की भीख कब मांगी है? तीसरे चाचा, हा, शाओ यू, मैं इसे काफ़ी समय से रोके हुए था, आखिरकार मैं बाहर आ ही गया। हुआनफू होंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्यक्ष दुवानमू ने कहा, तीसरे भाई, क्या तुम्हें लंबी यात्रा पर बाहर जाना था? तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें लगता है कि वह छोटी लोमड़ी यू एर तुम्हारी योजनाओं को नहीं जानता? ये सब ऐसे नुस्खे हैं जो उसने तब सीखे थे जब वह एक बच्चा था। हुआनफू होंग हंसे। अध्यक्ष नालान भी कुछ हद तक हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यू एर के पास ऐसी कोई तरकीब होगी। ऐसा लग रहा था कि उनका बेटा अनजाने में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हो गया था जो अपने पिता से भी अधिक चालाक था। छात्र शिक्षक से भी आगे निकल जाता है। अध्यक्ष दुवानमू ने कहा, डार्क फीएंड पवेलियन यहाँ है, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तीसरे भाई के होने भर से हम तुमसे डर जाएंगे? इस क्षण मुचियानशी ने आलस से कहा, नालान, क्या हम एक सौदा करें? क्या तुम डार्क फीएंड पवेलियन के लोगों को मुझ पर छोड़ सकते हो? नालान यू हैरान रह गया। तुमने डार्क फीएंड पवेलियन को अपना दुश्मन बना लिया है। हमारा दुश्मन बनना तय है, क्योंकि मैंने उनके डार्क फीएंड पवेलियन का खजाना चुरा लिया है। मुचियानशी ने मुस्कुराते हुए कहा। नालान यू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। कियान ओक्सुए असंतुष्ट था। तुम सब ने काम सौंप दिए हैं। मेरा क्या? मुझे क्या करना है? मुचियानशी ने मजाक में कहा, प्रिंस क्षुए, आपको बस अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए और एक सजावटी फूलदान और एक शुभंकर के रूप में किनारे पर खड़े रहना चाहिए। एक फूलदान, एक शुभंकर। कियान ओक्सुए के होंठ थोड़े से फड़फड़ाए और उसने मुचियानशी को एक गुस्से भरी नजर दी, फिर मुड़ गया। शाओ तसिसी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हिम महाद्वीप में आने के बाद से दवा रिफाइन करने और होली मेडिसिन वैली के चौथे एल्डर के खिलाफ लड़ने के अलावा उसने शायद ही कभी कोई कार्रवाई की हो। मुचियानशी डार्क फीएंड पवेलियन के डिप्टी पवेलियन मास्टर के सामने खड़ी होने के लिए आगे बढ़ी और लापरवाही से पूछा, डिप्टी पवेलियन मास्टर, मेरा आपसे एक सवाल है। चूंकि तुम मरने वाली हो, मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आगे बढ़ो और पूछो। अगर तुम में से इतने सारे लोग यहाँ मारे जाते हैं तो क्या तुम्हारा डार्क फीएंड पवेलियन मास्टर बहुत गुस्सा नहीं होगा? तुम ये कहने की हिम्मत करती हो कि तुम हमारी पूरी सेना का सफाया कर दोगे? कितना डींग हाँकने वाला लहजा है। मुचियानशी के पीछे से एक घातक डांट फेंका गया। बैंग! मुचियानशी ने एक तेज गति के साथ हमले को टाल दिया, जिससे डार्क फीएंड पवेलियन मास्टर के चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। वाह, इतनी तेजी! मुचियानशी के होंठ हल्के से मुड़ गए। वाइस पवेलियन मास्टर, आपने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले ही अपनी चाल चल दी। क्या यह अविश्वसनीय रूप से अशिष्ट नहीं है? मुझे लगता है कि तुम्हें जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तुम मरने वाले हो। तुम सब मारे जाओगे। जल तत्व की ऊर्जा उमड़ पड़ी और मुचियानशी ने तुरंत अपनी चाल चली। वाटर ड्रैगन, बुझ जाओ। डिप्टी पवेलियन मास्टर हैरान रह गया और बोला, जल तत्व स्पिरिट मास्टर, ऐसा लगता है कि तुम्हारे रसविद्या कौशल में कोई खास बात नहीं है। सभी शीर्ष स्तर के महान रसविज्ञानी अग्नि तत्व स्पिरिट मास्टर्स होते हैं। मुचियानशी ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम थोड़े निराश हो तो मैं इस बार तुम्हें खुश कर दूंगी। जैसे ही फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड खींची गई, एक लाल रंग का ड्रैगन बेतहाशा नाचने लगा। मुचियानशी ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, फ्लेम ड्रैगन एनिहिलेशन। पानी आग, दोहरे तत्व। डिप्टी पवेलियन मास्टर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और फिर उसे हवा में उड़ा दिया गया। उसने अपनी पहली ही भिड़ंत में अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। एक 9वें स्तर के स्पिरिट एम्परर का 9वें स्तर के स्पिरिट किंग से हारना बिल्कुल शर्मनाक है। हमला करो, इस छोकरे को मार डालो। मुचियानशी ने भी उग्रता से कहा, लिटिल रेड इनविंसिबल, उनका सफाया कर दो। हे भगवान, 2 लेवल 3 पवित्र जानवर। मुचियानशी ने आदेश दिया, शैडोज पंक्तियां बनाओ, हमला करो। जब वह क्यानिक्सुए राज्य में घोस्ट डॉक्टर का पवेलियन खोलने वाली थी तो उसने जियू राज्य से 60 से अधिक शैडोज को स्थानांतरित किया था। 60 से अधिक छायादार आकृतियां, जिनमें से प्रत्येक एम्परर रैंक की थी, घातक जहर से भरे उत्कृष्ट रूप से तैयार किए गए गुप्त हथियारों से लैस थीं। एक पल में डार्क फीएंड पवेलियन के सभी हथियारों में दहशत फैल गई। वे मूल रूप से हत्यारे थे, लेकिन अब वे जाल में फंसी मछलियां बन गए थे जो बस काटे जाने के लिए तैयार थीं। एक जाल, धिक्कार है, हम इसमें फंस गए। यहाँ से निकलो। दर्जनों रॉयल स्तरीय दुश्मन डरावने नहीं होते, लेकिन घातक जहर और गुप्त हथियारों से बचाव करना लगभग असंभव होता है। डार्क फीएंड पवेलियन का अहंकार कुचल दिया गया था।
नालान यू और हुआंग फुहोंग ने मिलकर दूसरे अध्यक्ष दुवानमू का सामना किया। डाक फीएन पवेलियन की मदद के बिना वह कुछ भी नहीं था। अध्यक्ष दुवानमू भी बेहद खफा था। मुझे लगा था कि डाक फीएन पवेलियन बहुत शक्तिशाली है, जिसने मुझसे इतने पैसे खर्च करवाए, लेकिन वे एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते। धिक्कार है। चलो चलें, अध्यक्ष दुवानमू ने अपनी बेटी से कहा। डाक फीएन पवेलियन का डिप्टी लीडर मू परिवार की छायादार आकृतियों से पागल हो गया था। बैंग बैंग बैंग, उसके अधीनस्थ एक एक करके गिर रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने में शक्तिहीन था। उसकी आंखों में एक पापी चमक कौंध गई। भले ही वह मर जाए, वह इस बच्चे को भी अपने साथ ले डूबेगा। उसकी आकृति बिजली की तरह आगे बढ़ी और वह मू चियांशी के सामने पहुंच गया। बच्चे, तुम मरने वाले हो। वाइस पवेलियन मास्टर के आक्रामक दृष्टिकोण के बावजूद मू चियांशी शांत रही और उसने जल्दी से पलटवार किया। स्वर्गीय प्रगाढ़ मोहर। डिप्टी पवेलियन मास्टर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। क्या ये फिर से वही चाल थी? उसने बस इसी चाल का इस्तेमाल करके एक रॉयल स्तरीय प्रतिद्वंद्वी को मार गिराया था, अपनी किंग स्तरीय ताकत के बल पर। बहुत कमज़ोर। डिप्टी पवेलियन मास्टर ने आसानी से हमले को रोक दिया और एक उदास स्वर में कहा, यह बहुत कमज़ोर है। हेवनली प्रोफाउंड सील अभी केवल छोटे पूर्णता चरण में है, इसलिए इसके लिए चरम 9वें स्तर के स्पिरिट एम्परर से निपटना काफ़ी मुश्किल है। स्विश स्विश स्विश। इस क्षण मू चियांशी की औषधीय सुइयां उड़कर बाहर निकलीं। एक कान फोड़ देने वाली गड़गड़ाहट के साथ वह जहरीली धुंध में घिर गई और वाइस पवेलियन मास्टर की नज़रों से ओझल हो गई। डिप्टी पवेलियन मास्टर ने जल्दी से जहर का मुकाबला किया और बहुत तिरस्कार के साथ कहा, कमबख्त छोकरा, वह बस इन निचले स्तर की चालों का ही इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर मुझे अपने मास्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। एक चिढ़ाती हुई आवाज़ गूंजी और उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल बिल्ली प्रकट हो गई। एक लेवल 3 पवित्र जानवर। यह एक लेवल 3 पवित्र जानवर है। डिप्टी पवेलियन मास्टर ने देखा कि जिन हत्यारों ने इनविंसिबल और लिटिल रेड को रोका था, वे पहले ही मर चुके थे। उन्होंने आखिरकार उस बच्चे से निपटने के लिए कुछ समय निकाल लिया था, लेकिन उसे तुरंत मारने में विफल रहे और अब वे बड़ी मुसीबत में थे। डिप्टी पवेलियन मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। इसके बाद जो हुआ वह इनविंसिबल और लिटिल रेड के हमलों की झड़ी थी। कर्मिक अग्नि आसमान को निगल जाती है। पफ। कई प्रहारों के बाद डिप्टी पवेलियन मास्टर ने जल्दी से खून की उल्टी कर दी। वह दहाड़ा, घोस्ट डॉक्टर मूशी, क्या तुम मुझसे अकेले अकेले लड़ने की हिम्मत करते हो? इनविंसिबल ने ठंडे स्वर में कहा, यह बहुत बेशर्मी है। तुम मेरे मास्टर से पूरे एक स्तर ऊपर हो और तुम अभी भी अकेले अकेले लड़ना चाहते हो। हाँ, इसे पीट पीट कर मार डालो, शाओ होंग लिटिल रेड ने गुस्से में कहा। मू चियांशी ने असहाय होकर कहा, तुम लोग इतने क्रूर मत बनो। इस डिप्टी पवेलियन मास्टर को बस एक आखिरी सांस के साथ जिंदा छोड़ना बेहतर होगा। डिप्टी पवेलियन मास्टर इस समय सच में अपनी आंखें घुमाकर बेहोश होना चाहता था। सीधे तौर पर मारे जाने से जिंदा रहना शायद ज्यादा बुरा होगा। प्रथम वाणिज्य मंडल का जश्न का अवसर एक अराजक युद्ध के मैदान में बदल गया था। सौभाग्य से वहां दो लोग थे जो चीजों को नियंत्रण में रख सकते थे और सब कुछ वापस शांत हो गया। अध्यक्ष नालान ने अपने बड़े हो चुके बेटे की ओर देखा और कहा, इसे साफ करो। कल पूरा वाणिज्य मंडल एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा और किसी को भी अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं है। जी, हर कोई समझ गया था कि अध्यक्ष अब पद छोड़ने वाले हैं। आज की लड़ाई ने सभी को युवा मास्टर के साहस और दृढ़ संकल्प को दिखा दिया था। अब उसके पास प्रथम वाणिज्य मंडल का नियंत्रण लेने के लिए पर्याप्त शक्ति है। और तो और उसकी मुलाकात एक विलक्षण युवक घोस्ट डॉक्टर मूशी से भी हुई। ये संभावना है कि पूरे हिम महाद्वीप क्षेत्र में कोई भी ताकत ऐसे खौफनाक इंसान से दुश्मनी नहीं करना चाहेगी। मू चियांशी ने कहा, मैं इस आदमी को अपने साथ ले जाऊंगी, क्या ये ठीक है? नालान यू ने सिर हिलाया और कहा, सबसे पहले तुमने ही उससे निपटा था, इसलिए अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मू चियांशी ने नालान यू की ओर औषधि की एक बोतल फेंकी और कहा, यह लाश घोलने वाली औषधि काफ़ी प्रभावी है। यह इस स्थिति के लिए एकदम सही है और निश्चित रूप से सब कुछ पूरी तरह साफ कर देगी। पफ। पलक झपकते ही मू परिवार की शैडो ने डार्क फीएन पवेलियन के हत्यारों से पूरी तरह से निपट लिया था, जिसका कोई नामो निशान नहीं बचा था। मू चियांशी के होंठ थोड़े से मुड़ गए। आप सभी को लगता है कि इसका प्रभाव अच्छा है ना? अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको 30% की छूट दे सकता हूँ। हर कोई स्तब्ध था। लड़के की मुस्कान बहुत मासूम और भोली थी, फिर भी वह पलक झपकते ही लोगों को राख में बदल सकता था। ये भयानक था। ऐसे समय में भी वे अपने घोस्ट डॉक्टर पवेलियन के उत्पादों का प्रचार करना नहीं भूले। सपने के समान सुंदर, वह उत्कृष्ट रूप से सुंदर युवक काले कपड़ों वाले पुरुषों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। नालान यू को भी आने वाले मामलों से निपटना था, जिससे कियान ओक्सुए, जो शुभंकर के रूप में तमाशा देख रहा था, पूरी तरह से किनारे हो गया।
कियान ओक्सुए ने जल्दी से उसका पीछा किया और कहा, शाओशी एक मेरा इंतजार करो। तुमने उस आदमी को जिंदा छोड़ दिया है, निश्चित रूप से कुछ दिलचस्प होने वाला है। क्या मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ? कियान ओक्सुए ने काफ़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मू चियानशी को पकड़ ही लिया। मू चियानशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मुझे उससे ठीक से पूछताछ करने की ज़रूरत है, लेकिन डार्क फीएंड पवेलियन के लोग हमेशा अपनी ज़बान बहुत बंद रखते हैं और उसकी स्थिति को देखते हुए उससे कोई उपयोगी जानकारी निकालना और भी मुश्किल होगा। इसलिए मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहूँगी। कियान ओक्सुए उत्साहित हुआ और बोला, मैं पूछताछ में काफ़ी अच्छा हूँ। शाओ तसिसी क्या जानना चाहती है? मैं ज़रूर पता लगा लूँगा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्राउन प्रिंस शुए अविश्वसनीय रूप से सुंदर हैं। अगर तुम अपने फ़ायदे के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करते हो तो तुम उसे मंत्रमुग्ध करने में सक्षम होगे और वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मू चियानशी ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। कियान ओक्सुए की मुस्कान जम गई और उसने दयनीय रूप से कहा, छोटी शी तुम मजाक कर रही हो, है ना? वाह, तुम ऐसा करने का मन कैसे बना सकती हो? मू चियानशी ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नंगा कर दूं, नशीली दवा दूं और तुम्हें एक कोठरी में फेंक दूं ताकि मैं उस आदमी पर अपना जादू चला सकूं, या तुम चुपचाप महल वापस जाना चाहते हो? चुनाव तुम्हारा है। कियान ओक्सुए का दिल टुकड़ों में टूट गया। शाओ तसिसी, तुम बहुत निर्दयी हो। बैंग, मू चियानशी ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। बस तमीज से रहो और इस झमेले से दूर रहो। क्या तुम नहीं जानते कि हत्यारे और नशीली दवाओं के तस्कर दो तरह के लोग होते हैं जिनसे तुम्हें बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए? कियान ओक्सुए ने कहा, छोटी तसिसी, चूंकि मैं साधना नहीं कर सकता इसलिए तुम नहीं चाहती कि मैं भाग लूं। छोटी तसिसी मेरे लिए चिंतित है ना? बैंग, मू चियानशी ने उसे लात मारकर और भी दूर कर दिया। गिरने से कियान ओक्सुए को चोटें आईं और वह लहूलुहान हो गया। आज दुश्मन का निशाना नालान यू और मू चियानशी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट उसे ही लगी थी। ये बहुत अनुचित था। मू चियानशी की अपनी योजनाएं थीं और कियान ओक्सुए के पास महल लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह महल लौटा तो उसके पिता सम्राट ने उसे इस हालत में देखा। कियान वेंडे स्तब्ध रह गया और बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो मेरे प्यारे बेटे के प्रति इतना क्रूर होगा, यहाँ तक कि उसके चेहरे को भी घायल कर देगा। ये सच में अजीब है। कियान ओक्सुए की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, आप किस तरह के पिता हैं? आप इतने खुश हैं कि आपके अपने बेटे की पिटाई हो गई। सम्राट वेंडे ने कहा, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि यह किसी महिला का काम है। कियान ओक्सुए ने ठंडे स्वर में कहा, पिताजी आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अफसोस, ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही एक पोते को गोद में खिलाऊंगा और कोई मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सकेगा। कियान ओक्सुए ने कहा, अभी तो ये तय होने के करीब भी नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। पिताजी को यह मत कहना कि तुम नहीं चाहते। उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा? वह अलग है। वह मेरे द्वारा मिली अब तक की सबसे खास महिला है और सबसे कठोर दिल वाली भी है, कियान ओक्सुए ने कुछ उदासी के साथ कहा। कियान वेंडे ने उसे सीधे थप्पड़ मारा, जिससे कियान ओक्सुए की हड्डियां लगभग टूट ही गईं। तुमने अपने पिता को इतना अपमानित किया है कि तुम मेरी बहू को भी नहीं संभाल सकते। क्या मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी चाहिए? कियान ओक्सुए को गुस्सा आने ही वाला था। कोई जल्दबाजी में कदम मत उठाना। शाओ तसिसी को आपके जैसे लोगों की परवाह नहीं है और किसी युवा लड़की का फ़ायदा उठाने के बारे में तो सोचना भी मत। कियान ओक्सुए और सम्राट वेंडे के आपस में मिलने का तरीका असामान्य रूप से अजीब है। यद्यपि उनका जन्म शाही परिवार में हुआ था, फिर भी वे नालान परिवार के पिता पुत्र की तुलना में वास्तविक पिता पुत्र की तरह अधिक लगते हैं। मैं कहाँ बूढ़ा हूँ पिताजी? आप बस पिटाई मांग रहे हैं। कियान ओक्सुए ने पूछा, पिताजी क्या होगा अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी में जिससे प्यार करता हूँ उसे कभी पा न सकूं? मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं लंबे समय से निसंतान रहने के लिए तैयार हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दिल को कभी धोखा नहीं दूंगा। कियान ओक्सुए ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी ऐसा लगता है कि आप काफ़ी प्रबुद्ध हैं। अगले दिन सम्राट वेंडे बीमार पड़ गए। महल में अफवाहें फैल गईं कि सम्राट वेंडे क्राउन प्रिंस शुए के कारण गुस्से से बीमार पड़ गए हैं। सम्राट वेंडे की गंभीर बीमारी और कियान ओक्सुए के पास समर्थन की कमी का फायदा उठाते हुए महल में शाही भाइयों ने उसके खिलाफ कई हमले शुरू कर दिए। कियान ओक्सुए ने कहा, बूढ़े मूर्ख, बीमार होने का नाटक करना बंद करो। अगर आप बीमार हैं भी तो मैं आपके लिए चिंता नहीं करूंगा। उसने हमेशा की तरह अपने पिता के साथ मजाक किया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया, वह सच में बीमार थे। शाही वैद्य, महामहिम, हमें बख्श दें। महामहिम, हम नहीं जानते कि महामहिम को क्या बीमारी है। महामहिम, कियान ओक्सुए, नाटक करना बंद करो। ये स्पष्ट है कि तुमने ही पिता सम्राट को बीमार किया है। गार्ड्स,
इसे बंद कर दो। भाइयों ने विद्रोह कर दिया और हरम की रखैलों ने भी विद्रोह कर दिया। कियान ओक्सुए अब पूरी तरह से क्रोधित था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम सब चुप रहो। भले ही पिताजी बीमार हैं, मैं अभी भी कियानिक्सुए राज्य का क्राउन प्रिंस हूँ। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम जैसे अरे गहरे नत्थु खैरे भाषण दे सकें। दफा हो जाओ। उस बर्फीली आभा ने इन लोगों को चौंका दिया। आमतौर पर बिगड़े हुए और गैर जिम्मेदार प्रिंस शुए के पास वास्तव में ऐसी विस्मयकारी शक्ति का एक क्षण था। हमें श्याओ तसेसी को खोजने जाना होगा। सम्राट बिना किसी स्पष्ट कारण के गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और महल के सभी शाही चिकित्सक असहाय थे। वह केवल श्याओ तसेसी के बारे में सोच सकता था। उसे उस पर पूरा भरोसा है। बॉस, प्रिंस शुए फिर से यहाँ हैं। मू चियानशी हैरान रह गई और बोली, उसे बाहर निकालो और कहो कि मुझे अब और परेशान न करे। लेकिन प्रिंस शुए ने कहा है कि अगर आप उससे नहीं मिली तो वह आत्महत्या कर लेगा। बॉस, इतनी खूबसूरत महिला आदमी का मरना बहुत अफसोस की बात होगी। मोरोंग रूई ने कहा। फिर से इस तरह की घटिया चाल चल रहा है। मू चियानशी ने असहाय होकर अपनी आंखें घुमाईं। बॉस, कुछ बुरा हुआ है। इस बार प्रिंस शुए गंभीर है। सच में। जब मू चियानशी घोस्ट डॉक्टर बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो उसने कियान ओक्सुए को देखा, जिसका व्यवहार बर्फीला था। उसने मू चियानशी की ओर देखा और पुकारा, छोटी तसेसी। उसकी मोहक और कोमल आवाज़ गायब हो गई थी। उसकी कर्कश आवाज़ ने उसकी चिंता को उजागर कर दिया। मू चियानशी को अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ एक अजीब सी परिचितता महसूस हुई और वह जानती थी कि वह इस बार मजाक करने यहाँ नहीं आया था। उसने पूछा, शुए, क्या हुआ? मेरे पिताजी बीमार हैं। घोस्ट डॉक्टर की घर बुलाने की फीस बहुत महंगी है। मू चियानशी ने एक भौं उठाते हुए कहा। कैसा रहेगा अगर मैं खुद को आपको बेच दूं? ज़्यादा अच्छा नहीं है। कियान ओक्सुए ने अपना सिर झुका लिया, ये सोचते हुए कि और क्या मूल्यवान था। हालांकि जब मैं मू चियानशी घर बुलाने पर जाती हूँ तो मेरे पास इतने नियम नहीं होते। अगर वे दोस्त हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से मदद करूंगी। चलो चलें। कियान ओक्सुए उत्साह से उछल पड़ा। वह मू चियानशी को गले लगाना चाहता था, लेकिन मू चियानशी बच निकली। मुझे मत छुओ, तुम मुझ पर इस तरह क्यों झपट रहे हो? कियान ओक्सुए सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ा हो गया और बोला, छोटी तसेसी, कृपया। कियान ओक्सुए जल्दी से मू चियानशी को महल में ले गया, जहां उसने देखा कि सम्राट वेंडे के शयनकक्ष के प्रवेश द्वार पर लोगों का एक समूह खड़ा है। जब उन्होंने बैंगनी रंग की एक लड़की को आते देखा तो उनके चेहरों पर निराशा की झलक कौंध गई। फिर उन्होंने मजाक उड़ाया, महामहिम क्राउन प्रिंस घोस्ट डॉक्टर को आमंत्रित करने की उम्मीद में घोस्ट डॉक्टर पवेलियन के चक्कर लगाते हैं, लेकिन वह इसके बजाय केवल एक छोटी लड़की को ही ला पाए। हाँ, क्या उसे सच में लगता है कि शताब्दी रसविज्ञानी सम्मेलन में प्रथम स्थान प्राप्त करने से वह इतनी महान हो जाती है? ये तो बच्चों का खेल है। इस छोटी लड़की का चिकित्सा कौशल शायद घोस्ट डॉक्टर का 10वां हिस्सा भी नहीं है। उसे यहाँ लाने का क्या फ़ायदा? महामहिम क्राउन प्रिंस केवल महिलाओं को लुभाने में अच्छे हैं। जब मामला गंभीर होता है तो वह घोस्ट डॉक्टर को भी नहीं बुला सकते। वह बहुत बेकार हैं। उसी समय एक स्पष्ट ठंडी आवाज़ गूंज उठी। साओबाओ, दिखावा करने वाले, ऐसा लगता है कि तुम्हारे किसी भी कुत्ते को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। तुम उन सभी को बाहर क्यों नहीं निकाल देते और उनका कुत्ते का मांस क्यों नहीं पकाते? ये ज़्यादा कारगर होगा। कियान ओक्सुए ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, छोटी तसेसी, तुम्हारा सुझाव बिल्कुल शानदार है। एक ही पल में इन राजकुमारों और उनकी पत्नियों के चेहरे हरे पड़ गए। उन्होंने गुस्से से धधकती आंखों से मू चियानशी को घूरा। कितनी अभिमानी छोटी लड़की है। अपने रसविद्या कौशल पर भरोसा करते हुए उसने शाही परिवार को नीचा दिखाने और उन्हें कुत्ते कहने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाही परिवार कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हारे जैसी छोटी लड़की इतना अहंकार दिखा सके। गार्ड्स, इस छोटी लड़की को तहखाने में फेंक दो। उसकी छोटी सी एयर को इन लोगों द्वारा कैसे परेशान करने दिया जा सकता है? कियान ओक्सुए ने भौहें सिकुड़ी और कहा, बहुत शोर हो रहा है, इन सबको बाहर फेंक दो। कियान ओक्सुए क्राउन प्रिंस है, भले ही वह कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, वह अभी भी कियानिक्सुए राज्य का क्राउन प्रिंस है। अब जब सम्राट वेंडे गंभीर रूप से बीमार हैं तो गार्ड उनके विश्वास पात्र हैं और स्वाभाविक रूप से क्राउन प्रिंस की बात मानते हैं। महामहिम, कृपया बाहर जाएं। कियान ओक्सुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कियान ओक्सुए, तुमने वास्तव में एक औरत के लिए हमारे साथ ऐसा किया? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भले ही उन्होंने कितनी भी गालियां क्यों न दी हों, फिर भी उन्हें बेरहमी से खदेड़ दिया गया। मू चियानशी ने मजाक में कहा, ऐसा लगता है कि घर में बहुत अधिक रिश्तेदारों का होना और बहुत अधिक चहल पहल होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। कियान ओक्सुए ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, वे मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। मेरा एकमात्र परिवार मेरे पिता हैं। उसने अपना सिर झुकाया, उसकी नज़र मू चियानशी पर पड़ी और तुरंत ही उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान खिल उठी।
हालांकि अगर शाओ तसीसी हमारे परिवार में शादी करके एक और सदस्य या यहाँ तक कि कई और सदस्य जोड़ना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दफा हो जाओ, मू चियानशी ने अमित्र स्वर में कहा। वह मुनि और सम्राट वेंडे के शयन कक्ष में चली गई। सम्राट वेंडे बिस्तर पर ऐसे लेटे थे जैसे वे सो रहे हों, उनकी सांसें स्थिर थीं, बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। मू चियानशी ने उनकी नब्ज टटोलने के बाद कहा, आपके पिता को एक गू द्वारा जहर दिया गया है। ड्रीम सोल गू ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया है। शाप को तोड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि दूसरे पक्ष का तुम्हारे पिता को सुलाने का उद्देश्य क्या था। इसके बारे में सोचो, इसे स्पष्ट रूप से संभालो और आंतरिक खतरे को पूरी तरह से खत्म करो। कियान ओक्सुए ने पलकें झपकाईं और कहा, शाओ शी एर वास्तव में सब कुछ के आर पार देख लेती है। वह एक स्वाभाविक नेता है। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर तुम कियानिक्सुए राज्य की सम्राट होती तो बेहतर होता। मू चियानशी ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं बस एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा अपना परिवार पहले ही काफ़ी उलझा हुआ है, मेरे पास किसी और चीज़ से निपटने का समय नहीं है। कामचोरी करने के बारे में तो सोचना भी मत। कियान ओक्सुए ने दयनीय रूप से कहा, छोटी तसीसी, लेकिन मुझे कुछ भी करना नहीं आता। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती? मुझे बस तुम्हारे बगल में खड़े रहना है और तुम्हारा आशिक बनना है। यहाँ से निकल जाओ। मू चियानशी ने उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया। यह आदमी पूरी तरह से धोखेबाज है, उस पर विश्वास करना अजीब होगा। हिम महाद्वीप में शीर्ष खुफिया संगठन के प्रमुख के रूप में वह कभी भी यह विश्वास नहीं करेगी कि वह केवल एक दिमागहीन सुंदर चेहरा और एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। मू चियानशी ने कहा, चलो पहले महामहिम सम्राट को जहर से मुक्त करते हैं। हालांकि यह जानलेवा नहीं है, लेकिन शरीर में जहर का होना अच्छा नहीं है। चूंकि उसने 100 गू सेक्ट की गुप्त तकनीक प्राप्त कर ली थी, इसलिए ड्रीम सोल गू मू चियानशी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। सम्राट वेंडे को एंटीडोट देने के बाद उन्होंने जहर निकालने के लिए उनकी कलाई काट दी। पफ! जहर को बाहर कूदते देख कियान ओक्सुए को बेहद घृणा महसूस हुई और वह उसे कुचलकर मार डालना चाहता था। मू चियानशी ने कहा, शश, यह अब बाहर आ गया है, इसलिए यह अपने मूल मालिक को खोजने जाएगा। चलो चलकर देखते हैं। जहर को अपने मूल मालिक को खोजने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। वह एक महिला थी जिसके बाल ऊंचे जूड़े में बंधे हुए थे और वह लालित्य और कुलीनता बिखेर रही थी। जब उसने अपने सामने खड़े दो लोगों को देखा तो उसके चेहरे पर दहशत के भाव आ गए। महामहिम, आप? कियान ओक्सुए ने कहा, कंसोर्ट जियान, मेरे पिता ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जहर का इस्तेमाल करेंगी। बैंग! कंसोर्ट जियान एक ऐसी व्यक्ति थी जो झुक और तन सकती थी। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। वाह महामहिम, मुझे बख्श दें। ये क्लाउड मिस्ट सेक्ट है। उन्हें पता चल गया कि मैं 100 पॉइजन सेक्ट से हूं और उन्होंने महामहिम को कोमा में डालने के लिए मुझे धमकाया। मैं जैसे ही वह रोई और बोली, अनगिनत जहरीले कीड़े एक पल में कियान ओक्सुए और मू चियानशी की ओर उड़ गए। एक बेकार क्राउन प्रिंस और एक साधारण दासी, अगर उन्हें पता चल भी गया तो क्या वह उनसे आसानी से निपट सकती है? पफ! मू चियानशी ने कीटनाशक की एक बोतल निकाली और तुरंत सभी गो कीड़ों को मार डाला। एक बैंगनी आकृति चमकी और एक औषधीय सुई कंसोर्ट जियान की बांह पर लगी। मू चियानशी ने भौहें सिकोड़ी और कहा, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो कीड़ों के साथ खेलते हैं, और मुझे विशेष रूप से वे लोग पसंद नहीं हैं जो मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए कीड़ों का उपयोग करते हैं। तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। मुझ पर यह चाल चलने की कोशिश करना खुद को कुछ ज्यादा ही आंकना है। महारानी के कपड़े उनकी पीठ से ठंडे पसीने से भीग गए थे। उसे लगा कि उसके सामने खड़ी यह छोटी लड़की केवल शताब्दी पुरानी रसविज्ञानी प्रतियोगिता की चैंपियन नहीं थी। उसके भयानक तरीके कुछ ऐसे थे जिनका मुकाबला दिग्गज घोस्ट डॉक्टर भी नहीं कर सकते थे। मू चियानशी ने कहा, तुम जो कह रही हो वह सच हो सकता है, लेकिन तुमने अभी अभी मुझ पर घात लगाकर हमला किया है और हमें उस हिसाब को ठीक से चुकाना होगा। एक ही पल में उसके शरीर में जहर तेजी से फैलने लगा और उसका पूरा चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। मिस मू, मेरी जान बख्श दें। मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर आप मुझे जाने देंगी तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। उसे इंजेक्शन देने के बाद वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। मू चियानशी ने कहा, सासी क्षुए, तुम इसे जैसा चाहो वैसा संभालो। ये पिताजी की महिला है। जब वे जागेंगे तो वे इसे खुद संभाल सकते हैं, कियान ओक्सुए ने उदासीनता से कहा। जहर को बेअसर कर दिया गया था और सम्राट वेंडे आखिरकार जाग गए। जब उन्होंने मू चियानशी को देखा तो वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि उनका बेटा उसके सामने खुद को विनम्र करने के लिए क्यों तैयार था। एक पकी हुई उम्र तक जीने के बाद उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि यह युवा लड़की बहुत आकर्षक थी। अद्वितीय सुंदरता और साधना में असाधारण प्रतिभा के साथ वह हवा की तरह अप्रत्याशित है।
वह अप्रत्याशित है और किसी भी नीच चाल की परवाह नहीं करती है, लेकिन वह उन लोगों की मदद करने में उदार है जिन्हें वह स्वीकार करती है। सम्राट वेंडे ने मुस्कुराते हुए मू चियानशी की ओर देखा और कहा, छोटी लड़की, तुमने मुझे बचाया। मैंने पहले ही कहा है कि जीवन रक्षक कृपा का बदला शरीर से चुकाया जाना चाहिए। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मू चियानशी के होंठ तेजी से फड़फड़ाने लगे। वह अंततः समझ गई कि कियान ओक्सुए की बेशर्मी कहाँ से आई थी। तो ये सब शक्तिशाली आनुवंशिकी से आता है। शक्तिशाली कियानोक्सुए राज्य के सम्राट, हिम महाद्वीप के अधिपति, वास्तव में ऐसे हैं। कियान ओक्सुए क्रोधित था। आप बेशर्म बूढ़े आदमी, छोटी तसिसी मुझे भी पसंद नहीं करती, तो वह आपकी पुरानी हड्डियों को क्यों पसंद करेगी? मू चियानशी ने कहा, दिखावा करने वाले क्षुए, यह जरूरी नहीं है। महामहिम वेंडे कम से कम तुमसे ज्यादा मर्दाना है, ठीक है? सम्राट वेंडे गहरे और परिभाषित नैन नक्श वाले एक सुंदर अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जो कियान ओक्सुए के अद्वितीय आकर्षण से बिल्कुल अलग थे। ये लड़का अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, वह शायद अपनी माँ जैसा ज्यादा दिखता है। कियान ओक्सुए रोने ही वाला था। श्याओ तसिसी, मुझे डराओ मत। यदि वह महिला जिससे आप प्यार करते हैं आपकी सौतेली माँ बन जाए तो वह दुनिया की सबसे दुखद बात होगी। मू चियानशी ने कहा, मैं अब आपके साथ मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है और अब मेरे वापस जाकर आराम करने का समय आ गया है। जैसे ही मू चियानशी जाने वाली थी, सम्राट वेंडे ने कहा, मू लड़की, क्या मैं तुम्हारा थोड़ा और समय ले सकता हूँ? मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। मू चियानशी ने कहा, ठीक है। शताब्दी रसविज्ञानी प्रतियोगिता की चैंपियन के रूप में मुयाटो रॉयल सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने के योग्य है। मुझे गहरी नींद में सुलाने की यूनयान संप्रदाय की योजना शायद अपनी सीमा पार करने और यूनयान संप्रदाय के शिष्यों के लिए रॉयल सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने की योग्यता सुरक्षित करने के इरादे से थी। मू चियानशी ने पूछा, तो महामहिम क्या करने का इरादा रखते हैं? मैं बीमारी का नाटक करने और उन्हें जो चाहे करने देने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि कियान परिवार के एकमात्र शुद्ध रक्त के रूप में ओक्सुए को भी हिम महाद्वीप सीक्रेट दायरे में प्रवेश करना चाहिए, सम्राट वेंडे ने कहा। सीक्रेट दायरे में शायद सुरक्षित नहीं होगा। आप बिना किसी साधना वाले व्यक्ति को इतना जोखिम उठाने के लिए भेज रहे हैं। मू चियानशी ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी। क्या तुम नहीं हो? सम्राट वेंडे ने मुस्कुराते हुए मू चियानशी की ओर देखा। यद्यपि सम्राट वेंडे और कियान ओक्सुए बिल्कुल अलग दिखते हैं, फिर भी उनके दुष्टों जैसे हाव भाव बिल्कुल एक जैसे हैं। मू चियानशी ने कहा, मैं कियानोक्सुए राज्य के शाही सीक्रेट दायरे में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं अपने साथ कोई बोझ नहीं ले जाना चाहती। हालांकि मेरे ओक्सुए के पास 1000 परिवारों की सबसे शुद्ध रक्त रेखा है, जो बहुत काम आ सकती है। सम्राट वेंडे ने एक आकर्षक प्रस्ताव रखा। नहीं, आपको उसे महल में ही रहने देना चाहिए। अगर वह सीक्रेट दायरे में मर गया तो उसका शरीर इकट्ठा करने के लिए कोई नहीं होगा। मू चियानशी ने फिर भी इनकार कर दिया। सम्राट वेंडे विशेष रूप से क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने कहा, ओक्सुए जन्मजात कमी के साथ पैदा हुआ था और मैंने अनगिनत तरीके आजमाए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं आया। कियानोक्सुए राज्य हिम महाद्वीप का अधिपति है और यूनयान संप्रदाय उस पर कड़ी नजर रख रहा है। आज की दुर्घटना आपकी मदद की वजह से टल गई, लेकिन उसके पिता के रूप में मैं उसे हमेशा के लिए नहीं बचा सकता। मैं चाहता हूं कि वह बदले। हिम महाद्वीप रॉयल सीक्रेट दायरे में कई अवसर हैं। मुझे उम्मीद है कि ओक्सुए वहां अपनी किस्मत आजमा सकता है और अपनी वर्तमान काया को बदल सकता है। कियानोक्सुए राज्य के क्राउन प्रिंस के रूप में कियान ओक्सुए जन्म से ही अवरुद्ध शिरोबिंदु के साथ पैदा हुआ था और वह साधना नहीं कर सकता था। किसी भी परिवार में उसे छोड़ दिया जाता। हालांकि कियानोक्सुए राज्य के महामहिम ने पिछले 10 वर्षों में कभी भी उसे नापसंद नहीं किया है, लेकिन उस पर ध्यान न देने का मतलब यह नहीं है कि वह नहीं चाहते कि कियान ओक्सुए साधना करने में सक्षम हो। इस दुनिया में बलवानों का सम्मान किया जाता है। यदि आप अपनी और उन लोगों की रक्षा करना चाहते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं, तो आप ताकत के बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं? मू चियानशी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। आप अपने बेटे के जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरे पास जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, सम्राट वेंडे ने असहाय होकर आह भरी। उसे इस मामले में अपना खुद का चुनाव करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब मू चियानशी सम्राट वेंडे से बात कर रही थी, तब कियान ओक्सुए पूरे समय एक तरफ खड़ा था। कियान ओक्सुए हंसा और बोला, जहां भी शाओशी एर जाएगी मैं भी जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मौत से डर लगता है? ये साथी वैसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला था, और भले ही उसे 3 साल और दे दिए गए हों, फिर भी ये लंबा समय नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि सम्राट वेंडे इस बात से अनजान थे। अगर तुम जाते हो और मर जाते हो तो मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगी, मू चियानशी ने कहा। मेरा जीवन श्याओ तसिसी का है। अगर मुझे सच में मरना ही है तो मैं श्याओ तसिसी के लिए मरूंगा। कियान ओक्सुए ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा।
मरने वाले व्यक्ति का जीवन और मृत्यु के प्रति रवैया बहुत उदासीन था, लेकिन अब वह उससे अलग होने के लिए बहुत अनिच्छुक थी। कियान ओक्सुए ने पानी जैसी साफ कोमल आंखों से मू चियांशी को देखा। मू चियांशी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित नहीं हुई। जो भी हो, लेकिन उन्होंने शायद कभी कल्पना नहीं की थी कि कियान ओक्सुए के शब्द सच हो जाएंगे। जब सम्राट वेंडे की गंभीर बीमारी की खबर फैली और क्राउन प्रिंस क्षुए, जो अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहा था, ने अपना सहारा खोने के बाद पूरे कियानिक्सुए राज्य को अराजकता में छोड़ दिया। इस समय कियानिक्सुए राज्य के शाही परिवार के एक एल्डर का संदेश आया, जिसमें कहा गया था कि शाही सीक्रेट दायरा शुरू होने वाला है। इतने महत्वपूर्ण मामले का प्रभारी कौन हो सकता है? प्रभार लेने वाला कोई नहीं होने के कारण यूनान संप्रदाय ने स्वाभाविक रूप से एक दूत भेजा, युन बुबाई, जो डिप्टी सेक्ट लीडर और सेक्ट लीडर का छोटा भाई था। युन बुबाई कभी एक प्रमुख हस्ती हुआ करता था। उसकी भतीजी युनफैंग के प्रसिद्ध होने से पहले उसे एक ऐसी प्रतिभा के रूप में जाना जाता था जो हिम महाद्वीप में दुर्लभ थी। चूंकि सम्राट वेंडे गंभीर रूप से बीमार हैं और समग्र स्थिति का प्रभार लेने में असमर्थ हैं, इसलिए हमारा यूनान संप्रदाय हिम महाद्वीप में एकमात्र एक तारा संप्रदाय होने के नाते हिम महाद्वीप सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने के लिए प्रतिभाओं के इस चयन के लिए एजेंट के रूप में कार्य करेगा। मुझे विश्वास है कि कियान परिवार के एल्डर्स को कोई आपत्ति नहीं होगी। कियान परिवार के एल्डर्स ने कहा, ऐसा लगता है कि हमें आप सभी को परेशान करना होगा। हमारा यूनान संप्रदाय आखिरकार हिम महाद्वीप में नंबर 1 संप्रदाय है। हिम महाद्वीप के मामलों को संभालना हमारा कर्तव्य है, युन बुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। नतीजतन यूनान संप्रदाय पूरे कियानिक्सुए राज्य में अनियंत्रित रूप से फैल गया और एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित की। पहले जब कियानिक्सुए राज्य का शाही सीक्रेट दायरा खोला जाता था, तो केवल कियानिक्सुए राज्य के शाही परिवार के सदस्य ही प्रवेश कर सकते थे और केवल कियान परिवार की रक्तरेखा वाले ही सीक्रेट दायरे के लाभों का आनंद ले सकते थे। अब सभी के पास मौका है, लेकिन उनके सामने खड़े विशाल यूनान संप्रदाय के साथ शायद बहुत से लोगों के पास वास्तव में मौका नहीं है। जो लोग भाग लेने आते हैं उनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनकी शक्ति कम से कम किंग रैंक की होनी चाहिए, जिसने तुरंत बड़ी संख्या में लोगों को रोक दिया। हिम महाद्वीप शताब्दी रसविज्ञानी सम्मेलन की प्रथम स्थान विजेता के रूप में मू चियांशी इस प्रतियोगिता में भाग लिए बिना भी योग्य है। कियान परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में कियान ओक्सुए पूर्व चयनित उम्मीदवार था, भले ही वह कितना भी बेकार क्यों न हो। हालांकि भले ही नालान यू प्रथम वाणिज्य मंडल का अध्यक्ष बन गया है और हिम महाद्वीप की संपत्ति के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है, फिर भी उसे नियमों के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। पूर्व अध्यक्ष ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हिम महाद्वीप सीक्रेट दायरे में जाना चाहते हो? तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके साथ जोखिम उठाना तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। नालान यू ने कहा, पिताजी, चाहे हमारे पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, यह अभी भी एक ऐसी दुनिया है जहां बलवानों का सम्मान किया जाता है। मुझे मजबूत होना होगा ताकि वह मुझे बहुत पीछे न छोड़ दे। उसके पिता के रूप में वह स्वाभाविक रूप से समझ गए। वह अपने बेटे का दूसरे आदमी को पसंद करना स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उसका इतने विकृत और खौफनाक लड़के के प्यार में पड़ना एक आपदा थी। उस दिन उसने जिस तरह से डार्क फीएंड पवेलियन को नष्ट किया था, उससे उन्हें एहसास हुआ कि वह युवक कोई साधारण इंसान नहीं था और उनके बेटे के लिए उसकी बराबरी करना बहुत मुश्किल होगा। चूंकि तुमने पहले ही अपना मन बना लिया है, इसलिए मुझे तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। सुबह सुबह कियान ओक्सुए मू चियांशी को ढूंढने आया और बोला, छोटी तसिसी, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और यू मंच पर जाने वाला है। चलो जल्दी से प्रतियोगिता देखें, नहीं तो हम इसे मिस कर देंगे। मैं अभी आ रही हूँ। जुएदू में वह ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी। नालान यू वह व्यक्ति था जिसे वह सबसे अच्छी तरह जानती थी, और अब जब वह एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था, तो वह स्वाभाविक रूप से अपना काम छोड़कर प्रतियोगिता देखने जाएगी। प्रथम वाणिज्य मंडल के पूर्व यंग मास्टर के रूप में नालान यू के पास व्यवसाय और साधना दोनों में असाधारण प्रतिभा है। वह केवल अपनी 20वीं सदी की शुरुआत में था, फिर भी उसके पास 5वें स्तर के स्पिरिट किंग की ताकत थी। उसका प्रतिद्वंद्वी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। इसके अलावा वह एक दुर्लभ प्रकाश तत्ववादी है। युन बुबाई ने खतरनाक तरीके से अपनी आंखें सिकुड़ी उस सौम्य व्यक्ति को देखते हुए जो जेड की तरह गर्म था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक कोमल मुस्कान रहती थी जिससे लोग उसके प्रति अपनी सतर्कता कम कर देते थे। युन बुबाई ने कहा, यह प्रथम वाणिज्य मंडल का नया अध्यक्ष है। वह वास्तव में प्रभावशाली है। एक उद्दंड आवाज गूंजी, उसमें इतना महान क्या है? अगर वह अपनी बेटी का सामना करता तो वह निश्चित रूप से हार जाता। युन बुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, युन हुआन, चूंकि तुम्हें इतना भरोसा है तो तुम्हारे पिता स्वाभाविक रूप से तुम्हें यह अवसर देंगे। मू चियांशी ने दुर्भावनापूर्ण रूप से मुस्कुरा रहे युन बुबाई की ओर देखा। यह आदमी शायद कोई बुरी साजिश रच रहा था। पिताजी, मुझे सच में इसका बेसब्री से इंतजार है, युन हुआन ने मासूमियत से कहा।
ये प्रतियोगिता पूरे हिम महाद्वीप से शीर्ष 100 प्रतिभाओं का चयन करेगी जो हिम महाद्वीप सीक्रेट दायरे में प्रवेश करेंगे। नामित क्राउन प्रिंस कियान ओक्सुए को छोड़कर कियानिक्सुए राज्य के शाही परिवार के अन्य सभी सदस्यों को परिवार में अपनी जगह खुद कमानी होगी। दुर्भाग्य से, क्योंकि यूनान संप्रदाय के शिष्य बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास बिल्कुल भी कोई मौका नहीं था। वे लोग पूरी तरह से क्रोधित थे। चूंकि सम्राट वेंडे बेहोश थे, इसलिए वे और अधिक निडर हो गए। समूह ने खतरनाक तरीके से कियान ओक्सुए से संपर्क किया और कहा, महामहिम, हालांकि आपके पास कियान परिवार की कुलीन रक्त रेखा है, लेकिन आप एक अवरुद्ध शिरोबिंदु के साथ पैदा हुए हैं और साधना नहीं कर सकते। हिम महाद्वीप सीक्रेट दायरे में प्रवेश करना आपके लिए किसी काम का नहीं होगा। हाँ, आपके पास सबसे कुलीन रक्त रेखा है, फिर भी आप एक निकम्मे हैं। आपने पूरे कियान परिवार को कलंकित किया है। कियान ओक्सुए, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपनी जगह छोड़ दें, वरना मैं आपके साथ सख्ती से पेश आऊंगा। कियान ओक्सुए धीरे से खड़ा हुआ और बोला, आपका स्वागत है। मैं देखना चाहूंगा कि तुम मेरे साथ असभ्य होने की हिम्मत कैसे करते हो। साधना के बिना भी कियान ओक्सुए अभी भी अभिमानी और दबंग तरीके से काम करता था, क्योंकि उसके पास एक पिता था जो उसकी बहुत रक्षा करता था। अतीत में जब भी कोई कियान ओक्सुए को परेशान करता था, सम्राट वेंडे उस व्यक्ति को पैदा होने पर पछतावा करने पर मजबूर कर देते थे। भले ही सम्राट वेंडे पहले से ही बेहोश थे, कियान ओक्सुए निडर बना रहा, जिससे वे पीछे हटना चाहते थे। एक बार जब महामहिम जाग गए तो उन्हें निश्चित रूप से परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन जब उन्होंने हिम महाद्वीप सीक्रेट दायरे के कोटे के बारे में सोचा तो वे हार मानने को तैयार नहीं थे। नालान यू द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद युन बुबाई को लगा कि अगला मैच देखने लायक नहीं है, और तभी उसने कियान ओक्सुए की तरफ ध्यान देना शुरू किया। महामहिम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? सबसे बड़े राजकुमार ने कहा। वाइस सेक्ट मास्टर यून, बात यह है, महामहिम क्राउन प्रिंस साधना नहीं कर सकते, इसलिए सीक्रेट दायरे में प्रवेश करना उनके स्थान की बर्बादी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि वे अपनी जगह छोड़ दें ताकि दूसरों को मौका मिल सके। युन बुबाई ने कहा, सीक्रेट दायरे में प्रवेश करते समय स्वाभाविक रूप से आप जितने मजबूत होंगे, आपको उतने ही अधिक लाभ प्राप्त होंगे। क्राउन प्रिंस क्षुए, शायद। कियान ओक्सुए ने अहंकार से घोषणा की, मैं कियानिक्सुए राज्य का क्राउन प्रिंस हूँ। अगर मैं अपने परिवार के सीक्रेट दायरे में प्रवेश करना चाहता हूं तो क्या मुझे ये बताने के लिए किसी की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम सब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। कियान ओक्सुए, तुम्हारी सेक्ट मास्टर युन से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पास कोई साधना नहीं है, तुम हमारे लिए बिल्कुल भी कोई मुकाबला नहीं हो। यदि तुम सीक्रेट दायरे में प्रवेश करना चाहते हो तो हमें निष्पक्ष रूप से हराने की हिम्मत करो। हाँ, शाही परिवार के लिए विशेष स्थान हम सभी राजकुमारों का होना चाहिए। कियान ओक्सुए, तुम्हें कुछ नहीं करना है तो तुम्हें ये स्थान क्यों मिलना चाहिए? कियान ओक्सुए, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। स्थान बहुत दुर्लभ थे, और ये देखकर कि कियान ओक्सुए के पास कोई साधना नहीं थी और उसे धमकाना आसान था, वे बेरहमी से उसके पीछे पड़ गए। उनके शोर शराबे ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। प्रिंस क्षुए संभवतः कैसे सहमत हो सकते हैं? उनके पास कोई साधना नहीं है और वे इन राजकुमारों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन लोग हमें उकसाने आए हैं। यदि प्रिंस क्षुए पीछे हटते हैं और इनकार करते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। तुम प्रिंस क्षुए से मिले हो, उन्होंने कभी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह कब की है? वे राजकुमार भी अनिश्चित थे। आखिर कियान ओक्सुए हमेशा मनमौजी था और उस तरह का व्यक्ति था जिसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या कहते हैं। युन बुबाई ने कहा, राजकुमारों ने जो कहा वह समझ में आता है। क्यों न आप सभी विजेता का निर्धारण करने के लिए पहले एक प्रतियोगिता करें और फिर विजेता क्राउन प्रिंस क्षुए के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यूनान संप्रदाय के आने का उद्देश्य कियानिक्सुए राज्य के लिए परेशानी पैदा करना था। वह इन राजकुमारों की अंदरूनी कलह के साथ खेलने में खुश था। उसी क्षण कियान ओक्सुए आखिरकार बोला, इस सारी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सब नाखुश हो, है ना? तुम सब एक साथ मुझ पर हमला करो। वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरा शांत और संयमित रहा, मानो वह किसी बहुत ही सामान्य बात के बारे में बात कर रहा हो। हर कोई इतना हैरान था कि वे लगभग ज़मीन पर गिर पड़े। उन्होंने क्या सुना? क्राउन प्रिंस क्षुए वास्तव में चाहते थे कि कई राजकुमार एक साथ ऊपर आएं। आपको पता होना चाहिए कि उनमें से सबसे कमजोर पहले स्तर का मार्शल किंग है, जबकि प्रिंस क्षुए टूटे हुए शिरोबिंदु के साथ पैदा हुए थे और पहले स्तर के मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हैं। वह उनके प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं? ऐसा लगता है कि प्रिंस क्षुए उकसावे को सहन नहीं कर सके और आवेगी होकर चुनौती के लिए सहमत हो गए। खुद को रोक पाने में उनकी असमर्थता के कारण उन्हें कियानिक्सुए राज्य के शाही सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने का मौका खोना पड़ा, जो वास्तव में लाभ से अधिक नुकसान था। एक जन्मजात अक्षम व्यक्ति इतना अभिमानी होने की हिम्मत कर रहा था। सबसे बड़े राजकुमार और उसके साथियों के चेहरे खूंखार हो गए। एक साथ हमला करो, महामहिम, आपने खुद ही कहा था।
महामहिम, क्या आपको यकीन है कि आप इसे संभाल सकते हैं? कियान ओक्सुए ने कहा, बकवास पर इतना समय क्यों बर्बाद करें? चलो मुकाबला करते हैं। कियान ओक्सुए बेहद आश्वस्त था और उसने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हर कोई स्तब्ध था। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंस क्षुए हमेशा से ही मूर्ख होने का नाटक कर रहे थे? अवरुद्ध शिरोबिंदु के साथ पैदा होने या साधना करने में असमर्थ होने के दावे सभी झूठे हैं। वास्तविकता में प्रिंस क्षुए एक अद्वितीय प्रतिभा हैं। यहाँ तक कि युन बुबाई ने भी ऐसा ही सोचा। यदि वह सच था और कियान ओक्सुए ने दुनिया में हर किसी को धोखा दिया था, तो कियान ओक्सुए निश्चित रूप से एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति होगा। न केवल दूसरों ने ऐसा सोचा, बल्कि बर्फ जैसी सफ़ेद आकृति को घूरते हुए मू चियानशी की आंखों में भी एक चमक कौंध गई। वह कियान ओक्सुए ने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम सब अखाड़े में जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं अपनी छोटी तसिसी के साथ निजी बातचीत करना चाहता हूँ। कियान ओक्सुए मू चियानशी के करीब गया और फुसफुसाया, वाह छोटी तसिसी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मू चियानशी ने कहा, तुम खुद ही इसके लिए राजी हुए हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उन्हें हरा सकते हो? तुम जानती हो कि मैं अवरुद्ध शिरोबिंदु के साथ पैदा हुआ था और साधना नहीं कर सकता। मेरे जैसा कमज़ोर व्यक्ति संभवतः उनका मुकाबला कैसे कर सकता है? उस मामले में तुम्हें सीक्रेट दायरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी तसिसी, तुम मुझसे अलग होना कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? यदि तुम्हें सीक्रेट दायरे में कोई समस्या आती है, तो मेरा खून निकालना निश्चित रूप से काम करेगा। तुम संभवतः मेरे जैसे उपयोगी व्यक्ति को खोने की बात नहीं कर सकती, है ना? कियान ओक्सुए ने दयनीय रूप से कहा। मू चियानशी को याद आया कि पिछली बार जब वह आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर की कब्र पर गई थी, तो इसी आदमी के खून ने उस घातक तलवार के गठन को तोड़ दिया था। उसका खून काम करता है। कौन जानता है कि तुम्हारा खून हर बार काम करेगा या नहीं? मुझे लगता है कि हमें इसे भूल जाना चाहिए। छोटी तसिसी, मैं बहुत लालची हूँ। 3 साल काफ़ी नहीं है। कियान ओक्सुए ने कर्कश आवाज़ में कहा। 3 साल का समय काफ़ी नहीं है। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम और भी जल्दी मर जाओगे? श्याओ तसिसी के सामने मरना भी इसके लायक होगा। यह मेरी जिंदगी के 3 साल बाद खत्म होने से बेहतर है, वो भी बिना श्याओ तसिसी को आखिरी बार देखे, कियान ओक्सुए ने उदासी से कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी प्रतिभा के साथ ये बर्फीली भूमि उसकी मंजिल नहीं, बल्कि एक शुरुआती बिंदु थी। मू चियानशी ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपने दम पर उनसे नहीं निपट सकते? अगर मेरे पास कोई रास्ता होता तो मैं तुम्हें क्यों परेशान करता, श्याओ तसिसी? कियान ओक्सुए ने मुस्कुराते हुए कहा। मू चियानशी ने उसके हाथों में कुछ चीज़ें थमा दी और कहा, इन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो। उन शोर मचाने वाले लोगों को पीटो। मैं बहुत लंबे समय से उनसे तंग आ चुकी हूँ। छोटी तसिसी सबसे अच्छी है। कियान ओक्सुए ने उत्साह से चिल्लाते हुए मू चियानशी की ओर छलांग लगा दी। बैंग! मू चियानशी स्वाभाविक रूप से इस दिखावा करने वाले को ऐसे ही नहीं जाने देती। परिणाम, कियान ओक्सुए ने अपना संतुलन खो दिया और ज़मीन पर गिर पड़ा, जिससे उसकी नाक में चोट लग गई। आह! कियान ओक्सुए दर्द से कराह उठा। हर कोई हैरान था। उन्हें अभी अभी शक हुआ था कि प्रिंस क्षुए एक छुपे हुए मास्टर हैं, लेकिन अब जब महामहिम गिर पड़े तो उनके सारे भ्रम पूरी तरह से टूट गए थे। वे सच में कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। प्रिंस क्षुए जन्म से ही एक निकम्मा था, वह भला एक मास्टर कैसे बन सकता है? युन बुबाई ने भी कियान ओक्सुए को नीची नज़र से देखा। किसी देश का राजकुमार इतना घृणित कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था कि कियान ओक्सुए राज्य उनके यूनान संप्रदाय के अधिकार में जाने के लिए ही अभिशप्त था। कियान ओक्सुए उठा, अपने कपड़े झाड़े और उन शाही राजकुमारों को देखा जो पहले से ही द्वंद्व युद्ध के मंच पर खड़े थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कियान ओक्सुए ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी तसिसी, मुझे ज्यादा याद मत करना। मैं उनसे निपट कर अभी वापस आता हूँ। सबसे बड़े राजकुमार ने उपहास करते हुए कहा, कियान ओक्सुए, तुम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, फिर भी तुम हमसे निपटने की बात करने की हिम्मत कर रहे हो। सपने देखते रहो। बड़े भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि महामहिम क्राउन प्रिंस हर समय दिन में सपने देखते रहते हैं। आपको इसकी आदत हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। कियान ओक्सुए पहले ही आलस से चलते हुए द्वंद्व युद्ध के मंच पर जा चुका था। उसने युन बुबाई की ओर देखा और कहा, वाइस सैक्ट मास्टर युन, क्या हम प्रतियोगिता शुरू करें? ठीक है, मैच शुरू होने दो। युन बुबाई ने सिर हिलाया। जैसे ही युन बुबाई ने मैच शुरू होने की घोषणा की, राजकुमारों ने उग्र रूप से लड़ना शुरू कर दिया। परिणाम, उनके शरीर अचानक अनियंत्रित हो गए और राजकुमार द्वंद्व युद्ध के मंच पर बेतहाशा नाचने लगे। उनके पूरे शरीर एक प्रेटजेल की तरह मुड़ गए थे, जिससे एक अजीबोगरीब दृश्य पैदा हो गया। इन राजकुमारों को क्या हो गया है? भले ही वे क्राउन प्रिंस से लड़ने की हिम्मत न करें, लेकिन उन्हें खुद को इस स्थिति में डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हे भगवान, अगर तुम इस तरह मुड़ते रहे तो तुम्हारी कमर टूट सकती है। उद्धरण चिन्ह।
उन्होंने कियान ओक्सुए को गुस्से से धधकती आंखों से घूरा और कहा, कियान ओक्सुए, तुम नीच हो। तुमने वास्तव में हमें जहर दे दिया। कियान ओक्सुए ने कहा, हमारी प्रतियोगिता सिर्फ कुछ लोगों के बीच है, यह कोई औपचारिक प्रतियोगिता नहीं है। मैंने वाइस सेक्ट मास्टर यून को ये कहते नहीं सुना कि जहर मना है, तो अगर मैं जहर का उपयोग करूं तो तुम क्या कर सकते हो? ये तो बस शुरुआत है, चलो आगे बढ़ते हैं। कियान ओक्सुए ने अपनी कलाई घुमाई और कुछ पाउडर उन लोगों के समूह की ओर छिड़क दिया गया। कियान ओक्सुए ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, शाओ तसिसी सच में मुझे बहुत पसंद करती है, वरना वह मेरे लिए इतना जहर क्यों तैयार करती ताकि मैं तुम सबके साथ मज़े से खेल सकूं। कियान ओक्सुए की बातों से ये राजकुमार लगभग आंतरिक रूप से घायल हो गए थे। धिक्कार है, धिक्कार है। एक ही पल में उन्हें अपने पूरे शरीर में असहनीय खुजली महसूस हुई। चीर, इसे और बर्दाश्त न कर पाने के कारण उन्होंने अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया और चीखें फूट पड़ीं। दर्शकों में महिलाएं भी थीं और इस दृश्य को देखकर वे सभी घबरा गईं। बेशर्म, कियान ओक्सुए ने कहा, चलो एक बार और चलते हैं। आखिरकार हम सभी महल में रहते हैं और मुझे बचपन से कभी भी तुम्हारे साथ ठीक से खेलने का मौका नहीं मिला। एक ही पल में उन्हें लगा जैसे आसमान काला हो गया हो और ज़मीन अंधेरी हो गई हो। यह आदमी बस एक राक्षस था। अंत में जिन लोगों ने कियान ओक्सुए को उकसाया था उन्हें मुंह से झाग निकालते हुए बाहर भेज दिया गया। वे बहुत लापरवाह रहे थे। उन्हें लगा था कि पिता के संरक्षण के बिना कियान ओक्सुए को धमकाना आसान होगा, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह घोस्ट डॉक्टर पवेलियन की प्रतिभाशाली रसविज्ञानी मू चियांशी से जुड़ जाएगा। एक ऐसे चेहरे के साथ जो किसी देश को बर्बाद कर सकता है, भला कौन सी महिला आकर्षित नहीं होगी। ये तमाशा ऐसे ही खत्म हो गया, जिससे यून बुबाई का चेहरा सदमे में जम गया। कियान ओक्सुए ने कहा, वे लोग अगले 2 हफ्तों तक बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे, इसलिए भले ही मैं उदारतापूर्वक उन्हें कोई जगह दे दूं, फिर भी वे जा नहीं पाएंगे। आपका क्या ख्याल है, वाइस सेक्ट मास्टर यून? यून बुबाई ने कहा, इस प्रतियोगिता में ये स्वाभाविक है कि क्राउन प्रिंस शुए जीतेंगे। अन्य राजकुमार इस अवसर को पाने के लिए इतने भाग्यशाली नहीं हैं और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। नालान यू शीर्ष 100 में जगह बनाने ही वाला था, उसे एक स्थान सुरक्षित करने के लिए बस एक और मैच खेलने की आवश्यकता थी। उसने जिन कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया था उनमें यूनान संप्रदाय के शिष्यों का सामना होने पर भी नालान यू अपनी ज़बरदस्त साधना के कारण जीतने में सफल रहा था। हालांकि इस मैच में वह बहुत बदकिस्मत रहा, क्योंकि उसका सामना यूनान संप्रदाय की एक युवा प्रतिभा यानी वाइस सेक्ट लीडर की बेटी यूनहुआंग से हुआ। उसे यूनान संप्रदाय के 2 कौतुकों में से एक के रूप में सराहा गया था, लेकिन क्योंकि यूनफैंग इतनी चकाचौंध करने वाली थी, लोगों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। यूनहुआंग नालान यू के विपरीत खड़ी हुई और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, ब्रदर नालान, कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दें। कृपया मेरे साथ नरमी से पेश आएं। मुझे दर्द से बहुत डर लगता है। उसका गोल मटोल बच्चों जैसा चेहरा अविश्वसनीय रूप से प्यारा था और उसकी बड़ी चमकीली आंखें बहुत कुछ कहती हुई प्रतीत होती थीं। वह 12 या 13 साल की एक छोटी लड़की जैसी दिखती थी, जिससे लोगों का मन उसे संजोने और प्यार करने का होता। हालांकि मू चियांशी को लगा कि इस यूनहुआंग से निपटना उस दिमागहीन महिला यूनहुई की तुलना में शायद कई गुना अधिक कठिन था। मू चियांशी ने धीमी आवाज में कहा, नालान अब मुसीबत में है। कियान ओक्सुए ने सिर हिलाया और कहा, यूनहुआंग यूनान संप्रदाय के 2 कौतुकों में से एक है। उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह छोटी लड़की सतह पर जितनी हानिरहित दिखती है उतनी है नहीं। वह बहुत क्रूर है और लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना पसंद करती है। इसके अलावा शाओ तसिसी, अंदाज़ा लगाओ कि वह कितने साल की है? कियान ओक्सुए ने पूछा। वह निश्चित रूप से अपनी उम्र से बड़ी है, अन्यथा 12 या 13 साल का स्पिरिट किंग प्रतिभा के मामले में यूनफैंग को पहले ही पीछे छोड़ चुका होता और यूनफैंग की चमक से कभी भी छिप नहीं पाता। मू चियांशी ने कहा, लगभग 18। कियान ओक्सुए ने कहा, छोटी तसिसी गलत है, वह 20 की है। मुझे ये कहना होगा, यह महिला जवान दिखने का नाटक करने में बहुत माहिर है। मू चियांशी ने पूछा, क्या नालान खतरे में होगा? छोटी तसिसी, तुम यू के बारे में चिंतित हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मुझे ईर्ष्या होगी? बहुत हो गया। कियान ओक्सुए ने बकवास करना बंद किया और कहा, हाँ, यू खतरे में है, लेकिन यूनान संप्रदाय प्रथम वाणिज्य मंडल के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। यू को ठीक रहना चाहिए। यूनहुआंग ने प्यारा सा बर्ताव करके नालान यू की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नालान यू की मानसिकता अपरिवर्तित रही। वह एक अशांत दुनिया में एक परिष्कृत सज्जन की तरह कोमलता से मुस्कुराया और कहा, छोटी बहन, अगर तुम्हें दर्द से डर लगता है तो तुम अपनी हार क्यों नहीं मान लेती? ओह, लेकिन मैं हार नहीं सकती। यूनहुआंग की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। मू चियांशी ने कियान ओक्सुए की ओर देखा और कहा, वह शानदार अभिनय कौशल वाली एक और व्यक्ति है। शायद तुम कभी उसके साथ मंच पर प्रदर्शन कर सकते हो।
कियान ओक्सुए सिहर उठा और बोला, उस छोटी चुड़ैल को अपना जलवा दिखाऊं। शाओ तसिसी, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगी? ये बहुत भयानक है। इस मामले में हम इसे केवल एक लड़ाई से ही सुलझा सकते हैं, नालान यू ने कहा। तो फिर ब्रदर नालान, चुनौती के लिए तैयार हो जाए। अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई और नालान यू को एक घातक खतरे का आभास हुआ, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए जल्दी से प्रकाश तत्वों का उपयोग किया। भीड़ ने देखा कि वह प्यारी और हानिरहित लड़की अब अपने से भी लंबी आरी जैसी तलवार लेकर खड़ी थी, जिससे वह खूंखार और भयानक लग रही थी। आप वास्तव में किसी किताब को उसके बाहरी रूप से नहीं आंक सकते। ये केवल वह चाकू ही नहीं था जो चौंकाने वाला था, युनहुआंग से निकलने वाली आभा भी आश्चर्यजनक थी। 5वें स्तर की स्पिरिट किंग, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कियान ओक्सुए ने कहा, यह छोटी लड़की मुझे मिली जानकारी से भी कहीं अधिक सक्षम है। यू अब बड़ी मुसीबत में है। नालान यू ने भौहें सिकुड़ी, उसका सामना वास्तव में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से हुआ था। खून आसमान में छलक रहा था और पूरा अखाड़ा नरसंहार के युद्ध के मैदान में बदल गया था और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया था। ऐसा लगता है कि जो अब सामने आ रहा है वह प्रतिभाओं के बीच की प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। हर कोई स्तब्ध था। ये छोटी लड़की बहुत खूंखार है। वह आखिर है कौन? हमारे हिम महाद्वीप में इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक साधना प्रतिभा का प्रकट हुई। मुझे लगता है मैंने उसके बारे में सुना है। वह यूनयान संप्रदाय के 2 कौतुकों में से एक है, मिस युनहुआंग। वह जिसे मिस युनफेंग के साथ 2 सुंदरियों में से एक के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा नाम सुनकर जिसने युनहुआंग को बेहद संवेदनशील बना दिया था, युनहुआंग की आभा और भी भयानक हो गई। बहन युनफेंग, आप बहुत परेशान करने वाली हैं। वे बड़ी चमकीली आंखें अचानक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो गईं। ऐसी विकृत छोटी लड़की का सामना करते हुए नालान यू ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने निडरता से ठंडे हत्या के इरादे का सामना किया, अपनी लंबी तलवार खींची और दुश्मन का सामना किया। बैंग! अपनी पहली ही भिड़ंत में नालान यू गंभीर रूप से घायल हो गया था। 2 रैंक के अंतर का मतलब था कि नालान यू के पास बाजी पलटने का कोई मौका नहीं था। कियान ओक्सुए चिल्लाया, यू तुम बेवकूफ़, हार मान लो। इसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं है। जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। वह प्रथम वाणिज्य मंडल में बड़ा हुआ है और कम उम्र से ही वह हमेशा इस बात की योजना बनाता रहा है कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए और अपने दुश्मनों को उस समय लात कैसे मारी जाए जब वे कमजोर हों। हमेशा विशेषज्ञों द्वारा संरक्षित रहने के कारण उसका वास्तविक युद्ध कौशल निश्चित रूप से बहुत कमजोर है। वह यूनयान संप्रदाय द्वारा पाली गई उस असामान्य लोली के सामने असहाय था। हालांकि वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था, वह अपनी सीमाओं को चुनौती देना चाहता था। 3 चालें। युनहुआंग ने नालान यू के सफ़ेद कपड़ों को खून से सने कपड़ों में बदलने के लिए केवल 3 चालों का इस्तेमाल किया। युनहुआंग बुदबुदाई, ब्रदर नालान, आपने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे लगा था कि आप सच में मजबूत हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने कमज़ोर होंगे। ऐसा लगता है कि मेरे क्लाउड स्मोक संप्रदाय को छोड़कर पूरे हिम महाद्वीप में कोई और उत्कृष्ट प्रतिभा नहीं है। एक और वार होने वाला है। नालान यू पहले से ही अपनी सीमा पर था, उसमें इस हमले से बचने की ताकत भी नहीं थी। युनहुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर नालान, डरो मत। मैं आपकी जान नहीं लूंगी, मैं बस आपके हाथ ले लूंगी। मैंने सुना है कि घोस्ट डॉक्टर के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। उनके उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल के साथ आपके कटे हुए हाथ का वापस उगना मुश्किल नहीं होना चाहिए। खतरा आसन है। अध्यक्ष, प्रथम वाणिज्य मंडल के रॉयल स्तरीय विशेषज्ञों को भेजा गया, लेकिन यून बुबाई ने बस अपना हाथ उठाया और यूनयान संप्रदाय के सदस्यों ने उन्हें रोक दिया। आज वह अपनी बेटी का उपयोग प्रथम वाणिज्य मंडल को सबक सिखाने के लिए करना चाहता है। यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए अभिमानी हो सकते हो क्योंकि तुम हिम महाद्वीप की सबसे अमीर जगह को नियंत्रित करते हो। यदि तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो तुम्हें आज्ञाकारी रूप से यूनयान संप्रदाय के सामने झुकना चाहिए। फायर ड्रैगन का अंतिम प्रहार। इससे पहले कि प्रथम वाणिज्य मंडल उसे रोक पाता, मू चियानशी हस्तक्षेप करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह एक कटे हुए हाथ को पूरी तरह से फिर से जोड़ सकती थी, लेकिन इस खौफनाक छोटी लड़की का हमला साफ और सुथरा विच्छेदन नहीं था, इसके बजाय वह सीधे दोनों हाथों को चकनाचूर करने वाली थी। एक लाल रंग का अग्नि ड्रैगन फूट पड़ा, विशाल तलवार में उलझ गया और युनहुआंग को दूर उड़ा दिया। एक बैंगनी आकृति अचानक नालान यू के बगल में दिखाई दी, जो थोड़ा हैरान था। शी ए, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। मू चियानशी ने गुस्से से पलटवार किया, क्या तुम्हारे पास जो गोलियां हैं वे बहुत महंगी हैं? क्या प्रथम वाणिज्य मंडल का अध्यक्ष इतना गरीब है? जल्दी करो और अपने घावों का इलाज करो। नालान यू ने कहा, ठीक है, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें चिंता में डाला। मू चियानशी ने उस हमले में कोई दया नहीं दिखाए। युनहुआंग संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसकी उत्कृष्ट पोशाक कई जगहों से जल गई थी।
उसकी कभी चमकीली और जीवंत आंखें उदास हो गईं। युन फैंग के अलावा केवल उसके सामने खड़ी इस व्यक्ति ने उसे इतनी बुरी तरह पीटने की हिम्मत की थी। युनहुआंग ने कहा, बहन जियाए, आप धोखा दे रही हैं। मू चियानशी ने कहा, नालान यू हार गया, तुम आगे बढ़ो। एक प्रतिष्ठित शीर्ष वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष के रूप में उसके लिए पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। इस बार यूनयान संप्रदाय ने हमला किया है और कियानिक्सुए राज्य के शाही परिवार के सीक्रेट दायरे में प्रवेश किया है। सीक्रेट दायरा शायद शांतिपूर्ण नहीं है। यूनयान संप्रदाय की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और वे अब कियानिक्सुए राज्य के शाही परिवार और पहले मचेंट गिल्ड को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। युनहुआंग हंसी और बोली, ब्रदर नालान हार गए, लेकिन बहन आपने भी धोखा दिया। मू चियानशी ने उत्तर दिया, मैं कोई प्रतिभागी नहीं हूँ, इसलिए यदि मैं नियम तोड़ती हूँ तो मैं नियम तोड़ती हूँ। बैंगनी कपड़ों वाली बहन, आप मू चियानशी होंगी, है ना? वह जिसने शताब्दी रसविज्ञानी सम्मेलन में प्रथम स्थान प्राप्त किया और सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने के योग्य भी बनी। चूंकि तुम पहले से ही जानती हो तो इतनी सांस क्यों बर्बाद कर रही हो? मू चियानशी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और कियान ओक्सुए की ओर देखते हुए कहा, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और उसे घावों का इलाज करने के लिए दूर ले जाओ। उसकी उन्हें नज़रअंदाज करने की हिम्मत कैसे हुई? युनहुआंग की नज़रें ठंडी और ठंडी होती गईं। उसने आगे कहा, बहन मू, आपने आज मुझ पर हमला करके नियम तोड़े हैं। सीक्रेट दायरे में आपका स्थान रद्द कर दिया जाएगा। मू चियानशी ने एक भौं उठाए और कहा, रद्द? तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हें लगता है कि तुम इसे ऐसे ही रद्द कर सकती हो? युनहुआंग रोने ही वाली थी। वाह बहन, नियम तोड़ना गलत है। मू चियानशी ने युन बुबाई की ओर देखा और कहा, वाइस सेक्ट मास्टर युन, आपकी बेटी अभी भी स्तनपान कर रही है और हमेशा रोती रहती है। कृपया उसे घर ले जाएं और जल्द से जल्द एक दाई ढूंढें। अब युन बुबाई और युन हुआन के चेहरे के भाव बहुत ही अप्रिय हो गए थे। हा, तुम अभी भी स्तनपान कर रही हो, शाओ तसिसी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कियान ओक्सुए जोर से हंसा, सही समझ के साथ आग में घी डालते हुए। वे हमेशा प्रतिशोधी होते हैं। युनहुआंग, उस विकृत छोटी लोली ने नालान यू को गंभीर रूप से घायल करने की हिम्मत की और यहाँ तक कि उसके सामने नखरे भी दिखाए। मू चियानशी संभवतः उन्हें एक अच्छी नज़र कैसे दे सकती थी। अगर हम उन्हें पागल कर सके तो यह और भी बेहतर होगा। युनहुआंग ने भी रोना बंद कर दिया और कहा, यह स्पष्ट रूप से आप थी जिसने प्रतियोगिता में हस्तक्षेप किया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मू चियानशी ने युन बुबाई की ओर देखा और कहा, मुझे मेरी जगह अल्केमिस्ट एलायंस द्वारा दी गई थी। अल्केमिस्ट एलायंस को इस बार केवल एक ही जगह चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि वाइस सेक्ट मास्टर युन एलायंस लीडर को चेहरा देने से इनकार करेंगे। चीज़ों को अलग अलग रखते हैं। अब जब मैंने पहला स्थान हासिल कर लिया है और स्थान अर्जित कर लिया है, तो जब तक महामहिम वेंडे नहीं जागते, किसी को भी इसे मुझसे छीनने का अधिकार नहीं है। वाइस सेक्ट मास्टर युन, आपको क्या लगता है? युन बुबाई को खंडन करने का कोई बहाना नहीं मिला, इसलिए उसने कहा, लेकिन तुमने वास्तव में आज मैच को बाधित किया था। मैंने खेल को बर्बाद कर दिया, नालान हार गया, क्या ये काफ़ी नहीं है? युनहुआंग ने कहा, नहीं, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करती हूँ। मैं आपसे लड़ना चाहती हूँ। मू चियानशी ने कहा, मुझसे लड़ोगी? मैंने साइन अप भी नहीं किया था। मैं तुमसे क्यों लड़ूं? युनहुआंग ने कहा, मैं आपसे 1-on-1 लड़ूंगी। अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं अपनी जगह ब्रदर नालान को दे दूंगी। आपका क्या ख्याल है? हाँ, अगर यह इतनी ही अच्छी बात है तो क्या होगा अगर मैं हार गई? मू चियानशी ने उपहास करते हुए कहा, अगर तुम हार जाती हो तो अपनी नसें काट लेना, अपना चेहरा बिगाड़ लेना, खुद को गूंगा करने के लिए जहर पी लेना और सड़कों पर भीख मांगना। तुम्हारा क्या ख्याल है, बहन मू? युनहुआंग के बेहद शातिर शब्दों के बावजूद उसके चेहरे की मुस्कान वैसी ही बनी रही। मू चियानशी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इसमें तो बहुत नुकसान है। चलो अब मुकाबला नहीं करते हैं। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि नालान उस मनहूस जगह पर जाए। युनहुआंग चिंतित हो गई। तुम आखिर चाहती क्या हो? मू चियानशी ने धीरे से कहा, तुम हार जाओगी। मुझे वह जगह चाहिए और तुमने जो शर्तें बताई हैं वे सब मैं तुम पर ही लागू कर दूंगी, कैसा रहेगा? ओह, अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें शिकायत करने की अनुमति नहीं है। आखिरकार ये तुमने खुद ही कहा था। युनहुआंग की नज़रें ठंडी हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हारूंगी? तुम निश्चित रूप से हारने वाली हो, क्या इसमें सोचने वाली कोई बात है? मू चियानशी हंसी। बहुत बढ़िया, भले ही यह मेरे लिए अनुचित हो, मैं आज इससे सहमत हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। कियानिक्सुए राज्य के रॉयल सीक्रेट दायरे की चयन प्रतियोगिता ने सफलतापूर्वक शीर्ष 100 प्रतिभाओं का चयन कर लिया था, लेकिन अभी तक कोई भी वहां से गया नहीं था, क्योंकि एक और भी अधिक रोमांचक प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी।
हिम महाद्वीप की नंबर 1 प्रतिभाशाली रसविज्ञानी बनाम यूनयान संप्रदाय के दो कौतुकों में से एक मिस युनहुआंग। ये मुकाबला रोमांचक कैसे नहीं हो सकता था। द्वंद्व युद्ध के मंच पर एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी जो केवल लगभग 15 मीटर लंबी थी, जो पड़ोस की किसी साधारण लड़की की तरह दिखती थी और बहुत ही मनमोहक थी। दूसरी लड़की लंबी और पतली थी, बैंगनी रंग के कपड़ों में अद्वितीय लालित्य के साथ सर्वोच्च कुलीनता की आभा बिखेर रही थी और उसकी हर चाल समर्पण की इच्छा को प्रेरित कर रही थी। ऊंचाई और उपस्थिति के मामले में ये छोटी लड़की स्पष्ट रूप से नुकसान में थी। युनहुआंग ने अपने दांत पीसे। यह एक प्रतियोगिता का मंच था, ताकत की परीक्षा। तो क्या हुआ अगर वह रूप और स्वभाव में आकर्षक है? वह निश्चित रूप से बाद में इस महिला को बुरी तरह पीटेगी। बूम! युनहुआंग ने अपनी विशाल तलवार निकाली। भीषण क्षैतिज प्रहार नीचे आया। भयानक आंधी लोगों की त्वचा को फाड़ रही थी और दर्दनाक रूप से चुभ रही थी। हर कोई मू चियांशी के लिए ठंडा पसीना पोंछने से खुद को नहीं रोक सका। मिस युनहुआंग बहुत अद्भुत हैं। मास्टर मू एक रसविज्ञानी है और मुझे डर है कि वह उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है। रसविज्ञानी रसविद्या में कुशल होते हैं, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से उन लोगों की तुलना में कमजोर होती है जो आध्यात्मिक साधना और मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अलावा मास्टर मू की प्रतिद्वंद्वी मिस युनहुआंग हैं, जो बहुत खतरनाक है। मू चियांशी ने चकमा दिया और आसानी से हमले से बच निकली, यहाँ तक कि उसके सिर का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर मू चियांशी ने अपना हथियार फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड निकाली। इस जंग लगी तलवार ने सच में सभी को हैरान कर दिया। ये कैसे हो सकता है? मास्टर मू वास्तव में ऐसी टूटी हुई तलवार का उपयोग करेंगी। रसविज्ञानी बहुत अमीर होते हैं, मास्टर मू को ऐसी टूटी हुई तलवार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड का रूप कुछ हद तक भद्दा था, लेकिन जब मू चियांशी ने इसमें आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया तो तलवार की नोक पर झुलसाने वाली और चकाचौंध करने वाली रोशनी ने लोगों को अवाक कर दिया। मास्टर मू की चीज सच में असाधारण है, यह अद्भुत है। लाल रंग की रोशनी की एक चमक प्रकट हुई और अग्नि ड्रैगन दहाड़ते हुए निकल पड़ा। फायर ड्रैगन का अंतिम प्रहार। 9वें स्तर का स्पिरिट किंग अपने चरम पर। युन बुबाई अचानक खड़ा हो गया। उस लड़की से फूटने वाली आध्यात्मिक शक्ति निश्चित रूप से कोई भ्रम नहीं थी। देख रही भीड़ लगभग गिर ही पड़ी। इस चयन प्रतियोगिता के लिए आयु सीमा 30 वर्ष से कम थी। पूरे हिम महाद्वीप में 30 वर्ष से कम उम्र के साधक के लिए युनहुआंग के स्तर तक पहुंचना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है, लेकिन अब एक चरम 9वें स्तर का स्पिरिट किंग सामने आ गया था। युनहुआंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह चिल्लाई, यह असंभव है। 9वां रैंक? तुम जरूर झांसा दे रही हो। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। युनहुआंग ने अपनी ताकत इकट्ठा की और मू चियांशी के हमले से बचाव करने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ तैयारी की। नहीं, युन बुबाई चिल्लाया, यहाँ तक कि एक रॉयल स्तरीय विशेषज्ञ भी इस हमले का सामना नहीं कर सकता था। क्या उसकी बेटी मौत को बुलावा नहीं दे रही थी? बूम! एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद एक तीखी दरार पड़ने की आवाज आई। युनहुआंग की विशाल तलवार बीच से फट गई। बैंग! युनहुआंग हवा में उड़ गई। उसके कपड़े जलकर चिथड़े हो गए थे, लेकिन उसके नीचे अच्छी गुणवत्ता वाला कवच दिखाई दे रहा था। पफ! युनहुआंग ने मुंह भर खून की उल्टी की। ये केवल उसके कवच की ताकत के कारण था कि वह गंभीर चोट से बच पाए। अन्यथा उसे केवल खून की उल्टी करने से कहीं अधिक का सामना करना पड़ता। उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो जाते और वह बेहोश हो जाती। हर कोई स्तब्ध था। मिस युनहुआंग वास्तव में हार गईं। एक ही प्रहार में खेल खत्म। मास्टर मू अद्भुत हैं। मास्टर मू बस एक राक्षस हैं। न केवल उनका रसविद्या कौशल अद्भुत है, बल्कि उनकी ताकत भी इतनी दुर्जय है कि वह लोगों को पूरी तरह से कुचल सकती हैं। युनहुआंग संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई, और जब उसने हर किसी को मू चियांशी की प्रशंसा करते सुना तो उसकी आंखों से मानो आग उगल रही थी। मू चियांशी ने पूछा, क्या तुम्हें हार मान लेनी चाहिए या लड़ना जारी रखना चाहिए? हार मान लूं? मैं? युनहुआंग, भला हार कैसे मान सकती हूँ? युन फैंग से हारना ही काफी बुरा था, लेकिन वह अपने से छोटी महिला से हारना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? लिटिल फीनिक्स, हार मान लो। युन बुबाई को मू चियांशी से उत्पन्न खतरे का आभास हुआ और उसने जल्दी से अपनी बेटी को रोका। युनहुआंग ने कहा, पिताजी, मैं हार नहीं मानूंगी और मैं आपको निराश नहीं करूंगी। युनहुआंग ने एक गोली निकाली और उसे सीधे निगल लिया। भले ही युन बुबाई उसे रोक सकता था, लेकिन अंततः उसने ऐसा नहीं किया। इस बार उनका यूनयान संप्रदाय हिम महाद्वीप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था। यदि शाओहुआंग हार जाती तो स्पष्ट रूप से उनकी प्रतिष्ठा स्थापित करने पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि ताकत को जबरदस्ती बढ़ाने वाली गोलियों का सेवन किसी की नींव को प्रभावित करेगा, लेकिन इन गोलियों के दुष्प्रभाव बहुत बड़े नहीं हैं और 1 या 2 बार इनका उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं होगा। इस छोटी लड़की को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने सुना है वह केवल 16 साल की है और उसकी प्रतिभा युन फैंग से भी अधिक भयानक है।
बूम! युनहुआंग की आध्यात्मिक शक्ति स्पष्ट रूप से बढ़ गई। एक प्रथम स्तर के स्पिरिट एम्परर की शक्ति स्पष्ट रूप से किंग स्तरीय स्पिरिट किंग की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती है। ताकत को जबरदस्ती बढ़ाने के लिए गोलियों का उपयोग करना, क्या ये बेईमानी नहीं है? सही बात है, एक निष्पक्ष प्रतियोगिता ऐसी कैसे हो सकती है? युनहुआंग ने कहा, यह कोई औपचारिक चयन प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक लड़ाई है जिस पर हम दोनों सहमत हुए थे। प्रिंस क्षुए ने अभी लड़ते समय जहर का इस्तेमाल किया था, तो अब मैं अमृत का उपयोग क्यों नहीं कर सकती? मू चियानशी ने कहा, अपनी ताकत को जबरदस्ती बढ़ाने के लिए दवाओं का उपयोग करने का तुम्हारा कारण वैध है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि तुम लड़ना जारी रखना चाहती हो तो आ जाओ। क्या उसे सच में लगा था कि एम्परर रैंक पर पहुंचने के बाद वह उसे हरा देगी? यह अविश्वसनीय रूप से भोलापन था। मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस विशाल तलवार के बिना भी एक रॉयल स्तरीय प्राणी की ताकत रखने वाली युनहुआंग अभी भी बहुत आश्वस्त थी और बिना कुछ कहे मू चियानशी की ओर दौड़ी। मू चियानशी ने अपना हाथ उठाया और कहा, अर्थ प्रोफाउंड सील। बूम! दोनों ताकतें टकराईं और आश्चर्यजनक रूप से वे समान रूप से मेल खाती थीं। युनहुआंग, जिसे जबरदस्ती एम्परर रैंक में पदोन्नत किया गया था, को मू चियानशी के खिलाफ कोई फायदा नहीं हुआ, जिसने पहले ही अर्थ प्रोफाउंड सील में महारत हासिल कर ली थी। युन बुबाई ने बैंगनी कपड़ों वाली लड़की को देखा। वह अभी का हमला कितना शक्तिशाली था। उसने हिम महाद्वीप में इतनी शक्तिशाली चाल के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। तुम युनहुआंग का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वह पहले से ही एम्परर रैंक पर है और फिर भी वह इस छोटी लड़की को नहीं संभाल सकती। दांत पीसते हुए, हार मानने को तैयार नहीं, युनहुआंग ने एक बार फिर आगे बढ़ने की तैयारी की। मैं तुम्हें हार मानने की सलाह देती हूँ। अगली बार मैं इतनी कोमल नहीं रहूंगी, मू चियानशी ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे तुम्हारी बकवास पर विश्वास नहीं है। अभी उस चाल ने शायद तुम्हारी सारी ताकत खत्म कर दी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? युनहुआंग ने उदासी से कहा। एक चमक के साथ उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित किया और एक ही झटके में मू चियानशी की जान लेने की तैयारी की। युन बुबाई को भी विश्वास था कि वह हमला मू चियानशी की सारी शक्ति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था, जो किंग स्तर पर थी, इसलिए उसने अपनी बेटी के कार्यों को नहीं रोका। हालांकि हेवनली प्रोफाउंड सील के प्रकट होने से युन बुबाई और युनहुआंग को ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा हो और जमीन फट रही हो। यह इतना शक्तिशाली था। लिटिल फीनिक्स, जल्दी से रास्ते से हट जाओ! युन बुबाई चिल्लाया। आसमान से उतरी वह भयानक शक्ति, गति और शक्ति दोनों के मामले में कुछ ऐसी थी जिससे युनहुआंग आसानी से बच नहीं सकती थी। बैंग! जब ये हमला उस पर हुआ तो उसका कवच पूरी तरह से बेकार हो गया। युनहुआंग दर्द से चीख उठी। इस बिंदु पर उसके शरीर की सारी हड्डियां टुकड़ों में बदल गई थीं। अगर कवच नहीं होता तो वह शायद धूल में बदल गई होती। हिस! लंगड़ाती युनहुआंग को देखकर हर कोई अचरज से हौंफने लगा। क्या शक्तिशाली चाल थी! दर्द के मारे युनहुआंग कई बार बेहोश हो चुकी थी। मू चियानशी ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने इसे सहने की जिद की। अब तुम खुद परिणाम भुगत सकती हो। तुम दुस्साहसी छोटी लड़की, इतने क्रूर तरीके का उपयोग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा क्लाउड मिस्ट सेक्स सिर्फ दिखावे के लिए है? अपनी प्यारी बेटी को इस तरह घायल देखकर युन बुबाई इतना क्रोधित था कि वह किसी को मार डालना चाहता था। एक 9वें स्तर के स्पिरिट एम्परर के रूप में उसका दबाव युनहुआंग से कहीं अधिक मजबूत था। युनयान संप्रदाय हमेशा से दबंग रहा है और युन बुबाई ने बेशर्मी से कमजोरों को डराने की कोशिश की, जिससे दूसरे असहाय हो गए। केयान ओक्सुए ने कहा, वाइस एक्ट मास्टर युन, प्रतियोगिता के मंच पर गलती से घायल होना अपरिहार्य है। आप अपना गुस्सा दूसरों पर सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि आपकी बेटी घायल हुई है। युन बुबाई ने कहा, यहाँ तक कि सम्राट वेंडे भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या तुम, कचरे का एक टुकड़ा, कुछ ज्यादा ही साहसी नहीं हो? मू चियानशी ने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा और तुम्हें युनयान संप्रदाय में वापस ले जाऊंगा, युन बुबाई ने क्रूरता से कहा। मैं क्यों? वह भी अपनी ताकत का बहुत अधिक खुलासा नहीं करना चाहती थी। क्या एक चरम 9वें स्तर का स्पिरिट एम्परर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था? क्योंकि मैं युनयान संप्रदाय का वाइस एक्ट मास्टर हूँ। हिम महाद्वीप में युनयान संप्रदाय सर्वोच्च अधिकार है, जिसके शब्द ही कानून हैं। इस क्षण एक ठंडी आवाज गूंज उठी, महज एक तारा संप्रदाय मेरी महिला को छूने की हिम्मत करता है। संपूर्ण चयन स्थल की हवा मानो जम सी गई। शून्य से काले कपड़ों में एक लंबी पतली आकृति उभरी, जिसका अतुलनीय रूप से सुंदर चेहरा उसे देखने वाले हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। उसके सघन काले बाल नीचे की ओर लहरा रहे थे और उसकी बर्फीली नीली आंखें एक खाई की तरह गहरी थीं, इतनी स्थिर कि किसी की आत्मा को निगल जाएं। एक ऊंची सीधी नाक और पतले लाल होंठों के साथ उसके पास ठंडक और आकर्षण का मिश्रण था, फिर भी पूरी तरह से दुष्टता की हवा थी।
वह एक क्रूर असुर राजा या अतुलनीय रूप से दुष्ट राक्षस की तरह था। प्रिंस क्षुए की सुंदरता मोहक और आकर्षक है, लेकिन इस आदमी की सुंदरता इतनी असाधारण थी कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के अजूबों को भी पार करती हुई प्रतीत होती थी, जिससे सभी चीजें श्रद्धा में डूब जाती थीं। जियू ये ने हाथ बढ़ाया और मू चियांशी को अपनी बाहों में खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके इतने करीब आए बहुत समय हो गया था, और उसने उसे और कसकर गले लगा लिया। केयान ओक्सुए ने अपने सामने वाले व्यक्ति को एक भयंकर और आक्रामक इशारे से दूर भगाना चाहा, लेकिन उस भयानक आभा को महसूस करने के बाद जो एक राक्षस की तरह थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने उसकी आवाज़ पहचान ली थी। उस दिन उसने बेदर्दी से उन्हें एक सच्चाई बताई थी, उसका सामना करते हुए उसके और यू के पास शायद निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने की भी ताकत नहीं थी। वह इतना शक्तिशाली था कि वह शाओशी एर की पूरी दुनिया पर हावी होना चाहता था, जिससे किसी और के लिए कोई जगह न बचे। उस जैसा आदमी कैसे किसी और को अपना खजाना छीनने या नष्ट करने दे सकता था? युन बुबाई का दिल कांप रहा था। एक राक्षस जैसे इस आदमी के सामने खड़े होकर वह खुद को बहुत तुच्छ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी कलाई के महज एक झटके से उसे हवा में गायब कर सकता हो। जियू ये ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और युन बुबाई की ओर देखा। बैंग, यूनयान संप्रदाय का डिप्टी सेक्ट लीडर, जो सेक्ट लीडर के बाद दूसरे स्थान पर था, घुटनों के बल बैठ गया। वे घोर अपमान में घुटनों के बल बैठे थे, फिर भी विरोध करने में पूरी तरह से शक्तिहीन थे। हर कोई अविश्वास से उस आदमी को घूर रहा था जो एक राक्षस भगवान जैसा दिखता था। वहां खड़े होकर उसने दुनिया की हर चीज को एक चींटी की तरह तुच्छ बना दिया, सिवाय उस महिला के जो उसकी बाहों में थी। युनहुआंग इस बार हार गई, और वह अपनी हार पूरे दिल से स्वीकार करती है। मैं तो बस पहले मिस मुंह से मजाक कर रहा था, मेरा उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हर किसी के मुंह के कोने थोड़े फड़फड़ाने लगे। क्या मजाक है? अगर यह शक्तिशाली आदमी प्रकट नहीं हुआ होता, तो मिस मू, जो केवल किंग स्तरीय शक्ति रखती थी, पूरी तरह से तुम्हारे यूनयान संप्रदाय की दया पर निर्भर होती। उन ठंडी आंखों ने मू चियांशी की ओर देखा और फैसला पूरी तरह से उस पर छोड़ दिया। मारना है या छोड़ देना है? मू चियांशी ने कहा। वाइस सेक्ट मास्टर यून, आप मेरे और मिस यून हुआन के बीच की शर्त तो नहीं भूले हैं, है ना? उसके हारने के बाद क्या होगा? युन बुबाई ने कहा। शाओ हुआन की जगह स्वाभाविक रूप से यंग मास्टर नालान को दी जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि आप कुछ और भूल गए हैं, वाइस सेक्ट मास्टर यून। अपनी नसें काट लेना, अपना चेहरा बिगाड़ लेना, फिर खुद को गूंगा करने के लिए जहर पी लेना और सड़कों पर भीख मांगना। उसकी बेटी के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। युन बुबाई का चेहरा पीला पड़ गया। यह उसकी इकलौती बेटी थी। वह ऐसा कैसे कर सकता था? हुआंग एर पहले से ही काफी दयनीय स्थिति में है। मू चियांशी ने कहा, अगर तुम हार गए तो हार गए। बस शर्त का पालन करो। मेरे सामने पीड़ित होने का नाटक मत करो, वाइस सेक्ट मास्टर यून। तुम्हारे यूनयान संप्रदाय की दवा बहुत अच्छी नहीं है ना? मुझे अभी भी अपने घोस्ट डॉक्टर पवेलियन की दवा पर ज्यादा भरोसा है। यह एक गोली एक ही बार में काम कर देगी। कृपया वाइस सेक्ट मास्टर यून, इसे मिस यून हुआन को दे दें। तुम वाइस सेक्ट मास्टर यून आग बबूला था, लेकिन अदृश्य हत्या के इरादे को भांपते हुए उसने वह सब निगल लिया जो वह कहने वाला था। उसने उस आदमी की ओर देखा जिसने उसके दिल की गहराई में डर पैदा कर दिया था, और उसने असहमति का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा, मेरे यूनयान संप्रदाय के शिष्य निश्चित रूप से हार बर्दाश्त कर सकते हैं। उसने गोली ली और उसे युनहुआन को देने के लिए तैयार हुआ। भले ही युनहुआन गंभीर रूप से घायल थी, फिर भी अभी की बातचीत के दौरान उसकी सुनने की क्षमता बरकरार थी। वह चिल्लाई, पिताजी, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं खाना चाहती। नहीं चाहती? युन बुबाई ने कहा। लिटिल फीनिक्स, जल्दी करो और इसे खा लो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। वह अच्छी तरह जानता था कि वह खून का प्यासा और क्रूर आदमी ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम था। ये सिर्फ एक जहर है। उसे विश्वास था कि उनका यूनयान संप्रदाय निश्चित रूप से कोई एंटीडोट ढूंढने में सक्षम होगा। अभी के लिए उन्हें बस इस संकट को सुरक्षित रूप से पार कर लेना चाहिए। युन हुआन को युन बुबाई ने जबरदस्ती गोली खिला दी। मू चियांशी उन पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने आलस से कहा, चूंकि अब यहाँ सब कुछ ठीक है, तो मैं वापस जा रही हूँ।